अच्छा बिल्कुल, रिएक्ट की फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं ना कि आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने सीखा होगा कि रिएक्ट को चलाने के लिए नोड जेएस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, नोड जेएस इट सेल्फ एक अदद इन्वायरमेंट है, ठीक है। कैसा इन्वायरमेंट? जो कि जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन करने देता है, ठीक है। नोड जेएस सिर्फ और सिर्फ एक अदद इन्वायरमेंट है। अब जब जावा स्क्रिप्ट ब्राउज़र से बाहर आ गई, इसका मतलब आप उसके ऊपर सर्वर साइड वाला काम कर सकते हो। अच्छा, रिएक्ट के अंदर फ़िलहाल हम अभी सर्वर साइड वाला काम नहीं पढ़ रहे हैं और रिएक्ट एक सर्वर साइड लाइब्रेरी है भी नहीं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर सिंपल आपने क्लाइंट साइड वाला काम करना होता है। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का डिफरेंस मुझे कौन बता सकता है क्लास से? हाँ भाई बिलाल, बता सकते हो? नहीं पता? हाँ, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है? नहीं, ये वो वाला क्लाइंट नहीं है ना, ये ब्राउज़र का क्लाइंट है। किसी को भी नहीं पता? अच्छा, सर्वर किसी को पता है सर्वर साइड का क्या मतलब है? जो डेटा बैकएंड से आ रहा हो, ठीक है। सर्वर बिल्कुल उसको ही कहते हैं जिससे रिलेटेड हम बैकएंड वाला काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लाइंट का मतलब होता है जो चीज़ भी आपको सामने नज़र आ रहा है। फ्रंट एंड वाला पार्ट वो सारा का सारा आपका क्लाइंट वाला काम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट एक क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है। इसका मतलब रिएक्ट के ज़रिए आप बैकएंड का काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? रिएक्ट के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ आप फ्रंट एंड का काम करेंगे। अच्छा, फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट का क्यों यूज़ करें? फ्रंट एंड करने के लिए हमें HTML आती है, CSS आती है, हमें जावास्क्रिप्ट आती है। आप लोगों ने यकीनन CSS की कोई लाइब्रेरी पढ़ी होगी, जैसे कि टेलविंड पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा है आपने? अच्छा, बूट स्ट्रैप आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रंट एंड तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती है। तो अब हम रिएक्ट को क्यों बेसिकली सीख रहे हैं, पता है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, सिंगल पेज, ये तो बेसिकली ठीक है। ये भी एक आंसर ठीक है ना, माना जा सकता है कि बेसिकली अगर हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी तो रिएक्ट की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। डेवलपर का इसमें क्या फ़ायदा? XML से क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ XML? अच्छा, कोड इजी हो जाता है, ठीक है। बज़ाहिर तो वैसे कोड इसका देखने में मुश्किल लगता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा आसान होता है। इसका कोड मुश्किल है या HTML CSS का मुश्किल था? हाँ, एक ये बड़ा फ़ायदा है कि इस फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट और HTML वाला काम दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या फ़ायदा है? हाँ बिल्कुल सही है कि आपकी रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज रिएक्ट आपको अलाउ करता है कॉम्पोनेंट बेस पे, ठीक है। कि बेसिकली आपने जो काम करना है वो कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट करना है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है? किसके लिए? ऑप्टिमिस्टिक, कोई भी कंपोनेंट के अंदर, हाँ ठीक है, मैं आपका जवाब समझ गया। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो सिंपल जो जो जहाँ जहाँ मैंने चेंज करवाना था वहाँ वहाँ जाने से बेहतर है मैं उस कंपोनेंट में कर दूँ तो वो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक बटन बनाया, बटन का कंपोनेंट पूरी वेबसाइट में उसको मैंने 50 जगह पे यूज़ किया हुआ और उसका कलर था रेड। अगर मुझे उसको ग्रीन करना है ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कंपोनेंट में ग्रीन करना पड़ेगा और काम हमारा बन जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ की बात करते हैं ना, यहाँ से इस सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए आपके पास डिफरेंट वे हैं। जैसे कि आप बाय रोड जा सकते हो, आप ट्रेन के ज़रिए जा सकते हो, आप बाय एयर जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाय रोड भी आप पहुँचोगे वहीं पे, है ना। बाय एयर भी आपने वहीं पे पहुँचना है। जिस भी सिटी में आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जाना चाह रहे हो तो आप वहीं पे पहुँचोगे। इसी तरह से अगर आप कोई फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हो। रिएक्ट का फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली रिएक्ट जो है ना आपकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा फास्ट का मतलब है जो एप्लीकेशन HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक महीने में बन रही थी, रिएक्ट के ज़रिए आप उसको 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिएक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। जिस तरह से अगर मैं ट्रेन पे चाहूँ इस्लामाबाद जाना तो क्या जा सकता हूँ? जा सकता हूँ ना। मुझे नहीं पता ट्रेन से जाया जाता है या नहीं जाया जाता, जिस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर जाया जा सकता है तो फिर भी मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बाय एयर जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें थोड़ी सी आसान भी हो जाएंगी और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से बेसिकली हम रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं कि फ्रंट एंड हमें ऑलरेडी आती तो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन अब बेसिकली ये वाला काम हमने किसी ना किसी लाइब्रेरी के ज़रिए करना है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जो बेसिकली लाइब्रेरी है वो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है। इसमें आप सर्वर साइड वाला कोई काम
नहीं कर सकते, ये चीज़ आप जहन में बैठा लो। अब बात करते हैं Node.js की। सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने गूगल पे सबसे पहले तो Node.js को इंस्टॉल किया होगा, है ना। सिंपल आप लोगों ने इसको क्या किया था, डाउनलोड किया था और इसको इंस्टॉल कर लिया था। अब Node.js इटसेल्फ एक अदर एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट का मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट को कहीं पे भी चलाने दे देगा। अब रिएक्ट के अंदर इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है कि Node.js के ज़रिए जब आप इसको डाउनलोड करते हो ना तो इसके कुछ पैकेजेस आपको मिल जाते हैं जिसे कहा जाता है NPM, नोड पैकेज मैनेजर। उसके थ्रू आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करवा सकते हो, मल्टीपल चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमें ये इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ जो पैकेज आ रहा है ना उसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने किस तरह से डाउनलोड किया था, किसी को याद है कैसे किया था इसको डाउनलोड? यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करके और सिंपल इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया था, ऐसे किया था? कोई दूसरा तरीका? टर्मिनल पे कैसे? अच्छा, npm की कमांड तो हमें तब मिलेगी ना जब नोड मौजूद होगा, जब नोड ही इंस्टॉल नहीं होगा। अभी तो फिलहाल इसमें डाउनलोड ऑलरेडी हुआ है, अगर नोड ही नहीं होगा तो npm की कमांड क्यों मिलेगी? npm की कमांड आ रही है इस नोड से, नोड पैकेज मैनेजर से। कोई दूसरा तरीका आप लोगों ने पढ़ा इसको डाउनलोड करने का? नहीं। अच्छा, मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ ना कि देखो, अगर यहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड करते हो और सिंपल आपने इंस्टॉल कर लिया, जो भी बेसिकली यहाँ पे LTS वर्जन आपने किया और पुराना आपका कोई दूसरा वर्जन चल रहा होगा तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। यही वाली कहानी चल रही होती है, शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना, अभी हमारे पास जो वर्जन चल रहा है, मैं चेक करता हूँ कौन सा चल रहा है। CMD के ऊपर नोड डैश भी, ठीक है, और 22.17.1 चल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास LTS वर्जन जो है वो 24.15.0 चल रहा है। अच्छा, LTS का मतलब किसी को पता है? क्या कह रहे हो? लेटेस्ट? LTS का मतलब लेटेस्ट है, और कोई दूसरा? अच्छा, करंट का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब जो अभी चल रहा है। LTS का क्या मतलब होता है? लेटेस्ट? नहीं, LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। बात समझ में आ रही है? देखो, अभी अगर मैं चाहूँ ना तो करंट वर्जन को भी डाउनलोड करके चला सकता हूँ, कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा, और क्लाइंट साइड के अंदर आपको तकरीबन कहीं पे भी कोई मसला नहीं आने वाला। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो करंट भी चला सकता हूँ, कोई पुराना वर्जन भी चला सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा रहती है कि आप कौन सा वर्जन चलाएं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है ना अपना क्लाइंट चलाया हुआ है 24.15.0 पे, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग अभी किस वर्जन के ऊपर काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस पे अपना क्लाइंट चलाया हुआ है, क्लाइंट का मतलब आपका फ्रंट एंड। अच्छा, और आपका जो सर्वर चल रहा है ना वो किसी पुराने वर्जन के ऊपर चल रहा है, सही है। सर्वर आपका किसी पुराने वर्जन के ऊपर चल रहा है और वो उसी स्पेसिफिक वर्जन को सपोर्ट भी करता है। अगर आपने वहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्जन वहाँ पे चलाने की कोशिश करी तो सर्वर आपका बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर्वर पुराने वर्जन पे चलता है, आपका क्लाइंट LTS वर्जन पे चलता है। अब ये चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आपके पास LTS चल रहा है बेहतरीन, क्योंकि आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इस पे सर्वर वाला काम करोगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कोड आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो किसको सपोर्ट करता है? पुराने वाले स्पेसिफिक किसी वर्जन को। अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना, इस वेबसाइट को कहोगे कि मुझे ये पुराना वाला डाउनलोड करके दो, आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, आपके पास क्या होगा? पुराना वाला इंस्टॉल हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी? क्लाइंट पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि क्लाइंट किसको सपोर्ट कर रहा था? LTS वर्जन को। तो बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करने वाला तरीका काम अभी के लिए तो कर जाएगा, लेकिन बाद में चल के आप थोड़ा सा जो है ना इसमें फंस जाओगे। जब आपका सर्वर किसी और वर्जन पे चलेगा, क्लाइंट किसी और वर्जन पे चलेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी। तो आप अभी से आदत डालो कि ये चीज़ इंस्टॉल आपने करना है NVM के थ्रू। किसके थ्रू करना है? NVM, नोड वर्जन मैनेजर के थ्रू। अच्छा, नोड वर्जन मैनेजर की कमांड आपको तब मिलेगी जब आप नोड वर्जन मैनेजर को क्या करोगे? डाउनलोड करोगे, ठीक है। सिंपल, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ लिखो, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जैसे कि आप लिनक्स, मैक OS यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं इस पहली वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, ये मुझे प्रॉपर गाइड करेगा ना किस तरह से इसको मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है।
अच्छा भाई, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे मल्टीपल चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे यहाँ पे इसका इंस्टॉलर दिखा रहा है कि बेसिकली आप सबसे पहले जो है ना इसको यहाँ से कहीं से इंस्टॉल कर लो। ये मुझे कहीं ना कहीं लिंक मुझे डाउनलोड का दिखा देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हो सकता है किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुँचूँ, वहाँ से डाउनलोड करना पड़े, या फिर ये डायरेक्ट ये मुझे यहाँ पे डाउनलोड पे लगा कर दे देगा। उसके बाद ये कह रहा है कि जब आपने NVM को डाउनलोड कर लिया ना, तो आपके पास NVM की कमांड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब आप नोड को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हो अपने पीसी पे, तो आपके पास ये npm वाली कमांड आ जाती है। अगर नोड नहीं होता है तो ये कहता है कि इस कमांड को मैं नहीं जानता। CMD बिल्कुल वैसे ही कह रहा होता है। अब आप लोगों ने NVM को डाउनलोड कर लिया, अब आपके पास NVM की कमांड आ गई है, npm अभी भी नहीं आई है। कौन सी कमांड आ गई है? वर्जन मैनेजर वाली, पैकेज मैनेजर वाली अभी कमांड नहीं आई। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, ये कह रहा है ना कि सिंपल अगर आपने चेक करना है कि नोड के कितने वर्जन इस पीसी के ऊपर डाउनलोड हुए हुए, तो सिंपल आप nvm ls की कमांड चलाओ, ये सिंपल लिस्ट पूरा लिख दो, तब भी आपके पास चीज़ें चल जाएंगी। ls बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आप nvm ls चलाओगे तो वो बेसिकली आपको बता देगा ना कि नोड के कितने बेसिकली आपके पास वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हुए हुए। आपको यूज़ करना था 22.17 यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे? nvm यूज़ और आगे उसके वर्जन का नाम। फिर आप बैकएंड की तरफ, आप सर्वर की तरफ जाओगे, वहाँ पे कोई दूसरा स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप लिखोगे nvm यूज़, और उसके बाद जो भी दूसरा वर्जन आपने लिखना है आप उस वर्जन का नाम लिखोगे। अगर वो वाला वर्जन डाउनलोड होगा फिर तो सही है, नहीं होगा तो सिंपल वो क्या करेगा? पहले उसको डाउनलोड करेगा, उसके बाद यूज़ करने लग जाएगा। इतना ही आसान है nvm के थ्रू उसको इंस्टॉल करना और इसके थ्रू जो है ना वर्जन्स को इधर उधर चेंज करना। आप लोग प्रैक्टिस किया करो कि सारी चीज़ें ये सब जो आप लोग डाउनलोड वगैरह करते हो ना टर्मिनल के थ्रू करो। ये वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड करना तो हर किसी को आता है। आप लोग डेवलपर हो ना, बेसिकली वेबसाइट से अगर मैं नॉन टेक्निकल किसी बंदे को बोलूँ ना यार ये चीज़ डाउनलोड करके दो, वेबसाइट पे आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेगा, काम उसका बन जाएगा, ठीक है। यकीनन आप लोगों को NVM के थ्रू उसको डाउनलोड करना समझ में आ गया होगा, और NVM के थ्रू हम क्यों डाउनलोड कर रहे हैं ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं कि क्लास में जो पीछे स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट में आपका क्या नाम है? इधर नहीं नहीं, इधर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसाम। अच्छा मोहम्मद हसाम, मुझे ये बताओ कि NVM के थ्रू Node.js को क्यों इंस्टॉल किया जाए? एक हमारे पास आसान तरीका मौजूद तो है, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लो, तो फिर हम इतना जो है ना इसके साथ पंचायत कर क्यों रहे हैं? हाँ भाई, हसाम खड़े हो? हसाम है हसान? हसान खड़े हो? रिपीट करो। सर्वर पे क्लाइंट साइड नहीं, बात आपकी नहीं समझ में आ रही। सर्वर पे क्या रखना है? वेबसाइट रखना है? व्हाट इज सर्वर और व्हाट इज क्लाइंट? सर्वर साइड क्लाइंट साइड के अंदर डिफरेंस क्या है? हाँ भाई, ठीक है, सर्वर साइड का आंसर तकरीबन तकरीबन ठीक है, मैच कर रहा है। क्लाइंट के लिए क्या कह रहे हो? जिसको हम कोड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका? जी, आतिफ। आतिफ ने मुझसे वेबसाइट बनाई है, मैं इनको कोड दे रहा हूँ, ये क्लाइंट है। इतने देर से मैं इस क्लाइंट की बात तो नहीं कर रहा हूँ। कब आपने ज्वाइन किया क्लास को? अभी लेट आए होते? क्यों? नीचे आपने इन्फॉर्म किया है, अटेंडेंस लग गई? अच्छा, नेक्स्ट क्लास है 10 मिनट के बाद, अटेंडेंस किसी की भी नहीं लगेगी ना, आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। अभी बैठो। अच्छा भाई, कोई और मुझे इसका आंसर बता सकता है कि जब इतना आसान तरीका मौजूद है तो NVM के थ्रू हम क्यों इसको इंस्टॉल कर रहे हैं? हाँ भाई, लास्ट है। बिल्कुल सही आंसर है कि इसके थ्रू मल्टीपल वर्जन्स को यूज़ किया जा सकता है और मल्टीपल वर्जन को डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर है, बैठ जाओ। अच्छा भाई, इसके थ्रू मल्टीपल वर्जन को इंस्टॉल किया जा सकता है, इसलिए हम NVM का यूज़ कर रहे हैं, ये तो ठीक है। बिलाल, मुझे ये बताओ मल्टीपल वर्जन की ज़रूरत क्या है?
सही है। अच्छा, क्लाइंट साइड क्या चीज़ है और सर्वर साइड क्या चीज़ है? बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें तो हो गई रिएक्ट से पहले वाली ना, कि बेसिकली हमें एनपीएम चाहिए था, तो ये सारी पंचायतें हम लोगों ने की थी। और यकीनन ये सारी चीज़ें जो है ना, आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आप लोगों को नहीं याद आ रही ये सारी चीज़ें, तो लाजमी इन सब चीज़ों की आप लोगों को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अभी यहाँ पे सिंपल जो है ना सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा मेक श्योर करूँगा कि इसमें नोड है या नहीं है, नोड डैश वी। अच्छा भाई, यहाँ पे नोड का कोई स्पेसिफिक वर्जन हमारे पास चल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्लाइंट जब आप चलाओगे ना, क्लाइंट का मतलब है रिएक्ट से बेसिकली जो आप वेबसाइट बनाने वाले हो फ्रंट एंड की, उसके अंदर वर्जन का कोई इतना बड़ा गेम वहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, जब आप सर्वर और ये क्लाइंट दोनों के साथ काम करोगे ना, तब आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो है ना, नोड भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, और npm की कमांड भी यकीनन मुझे मिल जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे किसी ने नोड इंस्टॉल किया होगा तो साथ में वो npm वाले चेक को भी टिक करा हुआ होगा। ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी टिक होता है। अभी मैं चेक कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो दोबारा से डिलीट करके इंस्टॉल कर दूँगा। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे npm की कमांड मौजूद है। अब सिंपल मुझे आप लोग ये बताएं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने CRA पढ़ा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, डेप्रिकेटेड वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मैं अभी जो है ना गूगल पे आता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट जेएस। ठीक है। अच्छा, सिंपल मैं रिएक्ट जेएस के बेसिकली यहाँ पे सर्च करने के बाद इस पहली वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे जो है ना सिंपल यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं इसको कर दूँगा स्टार्ट, और यहाँ पे आते हैं इंस्टॉलेशन। सही भाई, इंस्टॉलेशन पे आने के बाद ये मुझे कह रहा है कि बेसिकली npx के थ्रू आप क्या कर लें, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं करना, ये मुझे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके टर्मिनल पे पेस्ट करूँगा, काम हमारा बन जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि रिएक्ट डेप्रिकेट हो चुकी है? कौन कौन स्टूडेंट जानते हैं कि रिएक्ट डेप्रिकेट हो चुकी है? किसी को भी नहीं पता? आगे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं तकरीबन 2-3 को पता, और पीछे? अच्छा, आप सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो ना, जितने भी इधर वाली स्ट्रेंथ चल रही है बहुत ज़्यादा स्लो है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के स्टूडेंट मैं क्लास में बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करता हूं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं ना, तो आपका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं कोई सवाल कर रहा हूँ तो उसका जवाब सही आना चाहिए। अगर उसका जवाब सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब चीज़ें आप लोग नहीं सीख रहे हो, सिर्फ यहाँ पे अपना पेट्रोल लगा कर आ रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, घर चले जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? अगर इस तरह का आप लोग कर रहे हो, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया होने दूंगा, मैं आपको कोर्स से बाहर कर दूंगा। सही है, ऑब्वियस ही बात है, आपका टाइम लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी ना फिर। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। अभी जो है ना सिंपल मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ वाइटे। ठीक है। अच्छा, वाइटे एक अदर टूल है ना, वाइटे एक अदर टूल है जो कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके आपको देता है। ठीक है। अच्छा, वाइट एक ऐसा टूल है जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है। इसके थ्रू आप चाहें तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कहता है वाइटे कि अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट आप वाइटे के थ्रू बनवाओगे ना, तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट मज़ीद फास्ट हो जाएगा। रिएक्ट वैसे ही फास्ट थी, अब वाइटे के थ्रू आपकी एप्लीकेशन मज़ीद फास्ट हो जाएगी, इसका मतलब सुपर फास्ट हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे ये डेप्रिकेट वाला मैं यूज़ करूँ तो इससे बेहतर है सिंपल मैं वाइटे की तरफ चला जाऊँगा। डेप्रिकेट वाला कुछ भी नहीं है, आप इसको कॉपी करोगे, टर्मिनल पे चलाओगे, काम आपका बन जाएगा। सिंपल, ये सारी चीज़ें यकीनन आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। जब आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल भी करनी आती होंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इसके डॉक्यूमेंटेशन में, वाइटे के। अच्छा, वाइटे की डॉक्यूमेंटेशन पे मैं आ चुका हूँ, और सिंपल यहाँ पे ही मुझे ये कमांड नज़र आ रही है कि वाइटे के थ्रू अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो ये आप यहाँ पे लिख दो ना, npm create वाइटे@latest। बस आप इतना लिखोगे, वाइटे एक अदद प्रोजेक्ट करके क्रिएट करके दे देगा। ऑब्वियसली बात है, कुछ सवालात वो आपसे पूछेगा, देखते हैं क्या सवालात इसने पूछना है। तो सिंपल मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल मैं जो है ना सबसे पहले तो एक अदद फोल्डर बना लेता हूँ। आपका जो बैच चल रहा है, बैच चल रहा है 17 चल रहा है, 18 चल रहा है, 18 चल रहा है। अच्छा, 18 बैच के अंदर आकर जो है ना, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, रिएक्ट रिवीजन
01। अच्छा भाई, इस फोल्डर के अंदर आने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब सिंपल जो कमांड मैंने कॉपी किया हुआ था वो मुझे याद भी नहीं है, वो मैंने आँख बंद करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कमांड इतनी आसान है ना, आप इतने दफ़ा ज़िंदगी में इसको यूज़ कर लोगे, ये वैसे ही याद हो जाएगा। और इसको याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि कल को कमांड चेंज हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल कहाँ से हमने उठाया था, डॉक्यूमेंटेशन से उठाया था। वो चीज़ें ज़रूरी है कि कहाँ से सारी चीज़ें मैं इसको बेसिकली उठा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल अभी मैं एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे कुछ सवालात हो सकता है पूछे, हो सकता है ना भी पूछे। अच्छा, ये सबसे पहले तो मुझसे पूछ रहा है कि बेसिकली इसको प्रोसीड करना है या नहीं करना। मैंने ऑब्वियस सी बात है वाई लिखा, मुझे करना था। अच्छा, उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है ना, ये जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिख रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है रख दो। अब इसने प्रोजेक्ट का नाम भी रख दिया। अब ये कह रहा है कि बेसिकली आपने क्या यूज़ करना है। प्रोजेक्ट बेसिकली आप किस चीज़ का बनाना चाहते हो। वनीला किसी को पता है? वनीला किसे कहते हैं? वनीला सिंपल जो आपकी जावास्क्रिप्ट चलती है, ठीक है। अच्छा, व्यू भी बेसिकली आपके पास एक अदद लाइब्रेरी है क्लाइंट साइड के काम के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट का। तो मैं सिंपल रिएक्ट के ऊपर एंटर करूँगा। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ ली? अच्छा, थोड़ी बहुत पढ़ी है। चलो अभी के लिए इसको जावास्क्रिप्ट पे चलाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि बेसिकली हमें जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, कि आपने इंस्टॉल भी कर लेना है और सिंपल इसको स्टार्ट भी करवा देना है। आप चाहो तो येस कर दो, फिलहाल के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो येस कर सकते हो। अच्छा, ये कह रहा है कि बेसिकली जो है ना, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आपकी तमाम की तमाम चीज़ें इंस्टॉल हो गई होंगी। अभी सिंपल मैं आता हूँ यहाँ पे, चेक करूँगा इस फोल्डर के अंदर क्या कहानी चल रही है। इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स, कुछ फोल्डर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल इस फोल्डर को ओपन कर दूँगा VS कोड पे। सिंपल यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट लिखूँगा और ये वाला फोल्डर हमारा VS कोड पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमें मल्टीपल फाइल्स नज़र आ रही हैं, मल्टीपल फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। इस फोल्डर्स को सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं और मैं देख लेता हूँ कि कितने फोल्डर्स आप लोगों ने प्रॉपर समझे हुए हैं, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ये चाहिए और ना ही मुझे ये चाहिए। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि थीम वाइट रहने दूँ या उसको ब्लैक कर दूँ। वाइट चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इस पैकेज डॉट जेसॉन की। इस पैकेज डॉट जेसॉन के बारे में मुझे कौन कौन बता सकता है? सिर्फ हैंड रेस आपने करना है ना। पैकेज डॉट जेसॉन के बारे में कौन कौन बता सकता है? अच्छा, सिवाय ये 4-5 स्टूडेंट के किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, इन 5 स्टूडेंट्स के अलावा ही अब मैं सवाल करूँगा, ठीक है। अच्छा भाई, इधर लास्ट से क्या नाम है आपका? हसन। हसन, आप हुसैन के भाई हो ना? बैच 18 में थे, सही है। खड़े हो, मुझे ये बताओ कि इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं और क्यों होती हैं? प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर। अब बेसिकली इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है देखते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बता रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। जो मैंने नाम रखा था बेसिकली वही बेसिकली इसने नाम बताया। आप चाहो तो नाम चेंज भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ है, मैं चाहूँ तो उसको पब्लिक भी कर सकता हूँ। इससे भी अभी फ़िलहाल के लिए आपको कोई मसला नहीं आने वाला। अच्छा, ये वर्जन के बारे में किसी को पता है कि बेसिकली प्रोजेक्ट का ये जो हमारे पास वर्जन होता है ये क्यों होता है, और यहाँ पे अपडेट वगैरह जब हम करते हैं तो कहाँ पे बेसिकली हमें चेंज करना होता है? ये पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? अच्छा, बेसिकली वर्जन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है ना फेसबुक अक्सर यूज़ करते हो, तो जब शुरू शुरू में फेसबुक आया था ना, तो उसका कोई स्पेसिफिक वर्जन आया होगा कि फेसबुक का ये 1 वर्जन है या 001 वर्जन है, इस तरह का कोई स्पेसिफिक वर्जन आया होगा। अब उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट रुकती नहीं है। एक दफ़ा फेसबुक जो है ना डिप्लॉय हो गई, सारी चीज़ें लाइव हो गई, उसके ऊपर लोगों ने जो है ना यूज़ करना उसको शुरू कर दिया। अब उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं रुकती है। अब बेसिकली उसके ऊपर रोज़ नई नई चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, रोज़ उसके ऊपर रिसर्च होता है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी स्पेसिफिक फ़ीचर को ऐड करना होता है ना, तो आप सिंपल वर्जन को चेंज करके स्पेसिफिक फ़ीचर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आपका जो चेंज है, अगर आपका जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज है, ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे चेंज करना होता है। बात समझ में आ रही है?
अगर आपका जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है, जैसे कि आपने उठाया पूरा का पूरा यूआई या यूज़र इंटरफेस ही अलग कर दिया, ठीक है, जैसे कि फेसबुक अभी ब्लू कलर का दिखता है ना, आपने उसको इंस्टाग्राम के कलर का कर दिया, वो मेरे ख्याल से कोई रेड या पिंक टाइप का है ना, तो आपने इस तरह का कर दिया, तो वो बहुत बड़ा चेंज है। तो सिंपल आप यहाँ पे उसके वर्जन को अपडेट करोगे, जैसे कि आप 1 कर दोगे, 2 कर दोगे, 3 कर दोगे। अगर कोई स्पेसिफिक आपने फीचर ऐड किया, जैसे पहले फेसबुक में जो है ना क्या होता था कि वीडियोस वगैरह नहीं पोस्ट होती थी, सिर्फ आप जो ना इमेज वगैरह कर सकते हो, अब वीडियोस भी होती है, रील्स भी होती है, ये सारी चीज़ें फीचर्स नए नए ऐड हो रहे हैं, जैसे कि मेटा आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो बेसिकली अगर कोई माइनर चेंज है ना, तो सिंपल आपने यहाँ पे अपडेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 या 0.0.0 चल रहा है, आपने कोई माइनर चेंज किया, आप 0.1 कर दोगे इसको, फिर से माइनर चेंज 0.2 कर दोगे। अच्छा कोई मेजर चेंज आ गया तो सिंपल आप इस वाले पे अपडेट करोगे, ठीक है, ये 1 पॉइंट फिर ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। ये जो लास्ट वाला है ना, ये बेसिकली दिखाता है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई मसला था, वो आपने फिक्स किया। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, जब भी कोई बंदा यूज़र लाइक करता है ना, तो एप्लीकेशन फट जाती है। फटने का मतलब समझते हो, कोड फटने का मतलब कि बेसिकली आपका पूरा सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है, डेवलपर अक्सर ये टर्म यूज़ करते हैं कि बेसिकली आपका कोड ब्रेक हो गया। तो बेसिकली जब भी कोई बंदा लाइक करता है, कोड हमारा पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है, सर्वर गिर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वैसा होता तो नहीं है, जस्ट हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पास बग है एप्लीकेशन के अंदर, उसको फिक्स किया जाता है, तो सिंपल आप इस वाले के अंदर चेंज करवा रहे होते हो, ठीक है। यकीनन आप लोगों को वर्जन भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी फ़िलहाल ये स्क्रिप्ट से हमारा इतना कोई लेना देना नहीं होगा। स्क्रिप्ट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि बेसिकली अगर आप ये सारी स्क्रिप्ट चलाओगे ना, तो ये काम हो जाएगा। अगर आप npm run dev चलाओगे तो ये हो जाएगा, npm run build चलाओगे तो ये हो जाएगा। अभी सिर्फ स्क्रिप्ट का ये मतलब है, और अभी यकीनन सिर्फ आप लोगों का काम इन दोनों से होगा, और इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ोगे। और शुरू के लिए आपने अभी बिल्ड को भी नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप npm run dev की कमांड चलाओगे, ठीक है, और आपका ये वाला प्रोजेक्ट चल जाएगा। अच्छा अब आते हैं डिपेंडेंसी के अंदर। डिपेंडेंसी कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंसी? हाँ भाई, इधर लास्ट से कोई मुझे बता सकता है? इधर से किसी को पता है डिपेंडेंसी के बारे में? पूरा प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है, से क्या मुराद है? अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट इस स्पेसिफिक वर्जन पे चलेगा, ये होती डिपेंडेंसी? नहीं, ये नहीं होती। हाँ, जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, हाँ, जो चीज़ें हम बेसिकली इंस्टॉल करते हैं ना, जो जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, वो हम डिपेंडेंसी के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं, ये खुद ही डिफ़ाइन कर रहा होता है। जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करवाई वो बेसिकली डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं। अच्छा अब मुझे डिपेंडेंसी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, डिपेंडेंसी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ डिपेंडेंसी था और ये डेव डिपेंडेंसी है। इन दोनों में डिफरेंस कोई मुझे बता सकता है? हाँ भाई, सही है। देखो कोड का यूज़ तो दोनों में हो रहा है ना, ठीक है, तकरीबन आंसर ठीक है। इससे बेहतर कोई जवाब दे सकता है डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी के अंदर डिफरेंस क्या है? अच्छा ये सारी चीज़ें आप लोग कितनी क्लासें हो गई रेक की? 11-12 हो गई। और मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, अगर मेरी 11-12 क्लासें हो गई हैं और आप लोगों का ये रिस्पॉन्स होगा, मैं लिटरली सबको क्लास से बाहर कर दूँगा। बात समझ में आ रही है? अगर अभी आप लोग क्लास में बैठे हो ना, और मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ यार इसको नहीं समझ में आया, तो दोबारा समझाने की ज़रूरत है। अगर मैंने एक चीज़ समझा दिया और आपने उसे किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सबको प्रॉपर समझ में आ गई है। और उसके बाद 10 से 11 क्लास होने के बाद जब मैं क्वेश्चन करूँगा और अल्लाह ना करे आपको कोई जवाब नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी ये चीज़ें जो है ना बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी तो बेसिकली आप फ्रंट एंड वाला काम कर रहे हो, क्लाइंट वाला। कल को आपने बैक एंड का काम करना है, सर्वर वाला काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट बनाने ही नहीं आएगा, तो सर्वर के साथ जोड़ोगे कैसे? बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें अभी तक आपने कर ली, काम चल गया, अब आगे नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में बैठा लो, और ख़ासकर क्लास में कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं आएगा।
अच्छा अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी के अंदर क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। अच्छा डिपेंडेंसी के अंदर तो नॉर्मल वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई आइकॉन यूज़ किया, ठीक है, रिएक्ट का आइकॉन आप लोगों ने यूज़ किया है, रिएक्ट आइकॉन यूज़ किया है कि सिंपल रिएक्ट आइकॉन को इंस्टॉल करो उसके आइकॉन को चला दो। तो बेसिकली अगर मैंने कोई आइकॉन को यूज़ किया तो मैं डिपेंडेंसी के अंदर उस चीज़ को चला सकता हूँ। अच्छा सवाल ये कि सर इसको हमने डिपेंडेंसी में क्यों रखा, डेव डिपेंडेंसी के अंदर क्यों नहीं रखा। देखो वो जो आइकॉन है ना, मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं चाहिए। जब मैं अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर दूंगा, किसी सर्वर के ऊपर रख दूंगा, प्रोजेक्ट हमारी जो है ना प्रॉपर चल रही होगी दूसरे डिफरेंट यूज़र के पास, तो वो वाला आइकन मुझे उस टाइम पे भी चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से मैंने उसको डिपेंडेंसी के अंदर रखा। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि डिपेंडेंसी के अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो डेवलपमेंट के टाइम पे भी चाहिए और लाइव होने के बाद भी चाहिए। अच्छा उसके बाद अब आते हैं डेव डिपेंडेंसी के अंदर। ESLint पता है क्या करता है? ESLint के बारे में किसी को पता है? हाँ, जो एरर्स वगैरह आते हैं ना, ये आपको बताता है कि आपने कोई बिला वजह का ऊपर इंपोर्ट तो नहीं कर दिया, आपने कोई बिला वजह का वेरिएबल डिक्लेयर तो नहीं कर दिया, कि ये सारे नीचे बता रहा होता है ना ये कि अगर ये सारी चीज़ें आपने की है तो उसको फिक्स कर लो। अच्छा सवाल ये, मैंने अब सारी डेवलपमेंट कर ली है, ठीक है, और मैं प्रोजेक्ट को लाइव कर चुका हूँ, उस टाइम पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि यार ये चीज़ को आपने क्यों डिक्लेयर किया हुआ है, इसको आपने क्यों इंपोर्ट किया हुआ है। इस चीज़ की जो ज़रूरत है ना सिर्फ और सिर्फ मुझे डेवलपमेंट के टाइम पे पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि एक दफ़ा डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे ESLint की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए उसको डेव डिपेंडेंसी के अंदर रखा जाता है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जो डिपेंडेंसी डेवलपमेंट के टाइम पे भी चाहिए, प्रोजेक्ट को लाइव करने के बाद भी चाहिए, उसको डिपेंडेंसी के अंदर रखा जाता है। अच्छा मज़े की बात, अगर ये सारी चीज़ें उठा के डिपेंडेंसी के अंदर भी रख दूँ ना तो कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा। अब ये चीज़ अच्छी प्रैक्टिस क्यों समझी जाती है, देखो आपने प्रोजेक्ट को लाइव कर दिया, सारी चीज़ें आपने डिपेंडेंसी के अंदर रखी, आपने डेव डिपेंडेंसी बनाया ही नहीं। अब आपने प्रोजेक्ट को लाइव भी कर दिया, सारी चीज़ें बेसिकली आपके पास चल भी रही हैं प्रॉपर, और आपने जो सर्वर लिया हुआ है आपने फॉर एग्जांपल AWS से लिया हुआ है, अमेजॉन वेब सर्विसेज से। नाम सुना आप लोगों ने AWS का? नहीं सुना है? सुना है ना, ठीक है। आप लोगों ने सर्वर लिया हुआ AWS से और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को आपने चला दिया। अब आप हमेशा चाहोगे कि आपका सर्वर का जो बिल है ना वो कम से कम है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ कोड को, अपने सर्वर के डेटा को जितना बचा सकता हूँ मैं बचाऊँगा। ये हमारी कोशिश होती है कि सर्वर का बिल कम से कम आए। तो अगर मैंने ये बिला वजह का ये सारा पैकेज उठा के डिपेंडेंसी के अंदर रखा हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्वर का लोड बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें तो मुझे लाइव होने के बाद चाहिए ही नहीं है। बात समझ में आ रही? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे कब चाहिए था? डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। अब बेसिकली ये डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए तो इसको मैंने डेव डिपेंडेंसी के अंदर रखना है। अगर जो चीज़ मुझे लाइव होने के बाद भी चाहिए तो उसको मैं डिपेंडेंसी के अंदर रखूँगा। तो यकीनन ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही चीज़ तो आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं करोगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी तो आपको जो है ना चीज़ें समझ में आ रही हैं। है भाई किसी का क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा भाई अभी यहाँ पे package.json को हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया और इसको यहाँ से अभी के लिए बंद कर देते हैं जी। अच्छा वर्जन वाला, ठीक है। अच्छा वर्जन के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपने कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, अब वो जो है ना आप उस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट छोड़ नहीं देते हो, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जो है ना आप रोज़ रिसर्च कर रहे होते हो, रोज़ आप चाहते हो कि एक नया फीचर इसके अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने LMS देखा है सैलानी का? तो बेसिकली शुरू में जो क्या होता था LMS के अंदर इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। LMS के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि आप सिंपल जो है ना देख सकते थे आप किस जगह इनरोल हुए हुए हो। अगर आप लोगों ने शुरू में बिल्कुल देखा होगा इनिशियली स्टेज पे कि आप किस कोर्स में इनरोल हो और आपका स्टेटस क्या है, आप ड्रॉप हो चुके हो, आप फेल हो चुके हो, आप कंप्लीट कर चुके हो कोर्स का, बस सिर्फ इतना सा आता था। अभी आप लोगों ने देखा है कि आपके LMS के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप असाइनमेंट भेज सकते हो वहाँ से LMS से, आप यहाँ पे आके पोर्टल से ही अपने क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। आप अटेंडेंस देख सकते हो, आपके जो है ना फीस का ऑप्शन वहीं से मैनेज हो रहा होता है, सारी चीज़ें वहाँ से चल रही होती हैं, और फीडबैक वगैरह ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर आप हो सकता है उसको 2 महीने के बाद देखो तो और उसके अंदर 10 नई चीज़ें नज़र आएँ। एक एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव हुई भी है, अब उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह हो जाती है तो जो नया फीचर है वो भी बेसिकली उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमारी चल रही है पहले से 0.00 वर्जन पे,
बात समझ में आई। अब इसके इन्होंने एक नया फीचर ऐड करवा दिया ना, कोई स्पेसिफिक फीचर ऐड करवा दिया कि अब जो है ना असाइनमेंट सबमिट आप करवा सकते हो। तो सिंपल ये माइनर चेंज है, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। बेसिकली एप्लीकेशन वाइज ये सिंपल सा एक छोटा सा फीचर ऐड हो गया। हाँ भाई क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? हाँ हुनैन, कोनैन। नींद नहीं पूरी हुई है, तबीयत सही नहीं है? एक काम करो, जो है ना आईडी कार्ड दो, आप लीव ले लो क्लास से, ऐसा फ़ायदा नहीं है ना क्लास में बैठ के। सही है, जाओ मुँह धो के आ जाओ जल्दी से। अच्छा भाई यहाँ पे अगर कोई नया फीचर ऐड हो रहा है ना, तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वर्जन को बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला डिफाइन करता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई माइनर चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा एआई इंटीग्रेट कर दिया कि ऐसा होगा तो नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि आप जो है ना असाइनमेंट सिंपल आपके पास वहीं पे चैटबॉट आ रहा है, आपने चैटबॉट को बोला असाइनमेंट बनाओ, उसने वहीं पे सबमिट करके दे दिया। ऐसा हो जाए तो कितना आसान हो जाए ना काम, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बेसिकली अगर इतना बड़ा फीचर कोई ऐड हो जाता है, कोई बहुत बड़ा चेंज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये बेसिकली आपके पास चेंज होगा। अच्छा बाद वक़्त आप लोगों ने देखा होगा कि एलएमएस के अंदर बाद वक़्त कोई मसले आ रहे होते हैं, जब ज़्यादा स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करते हैं या क्विज़ आप लोग अटेम्प्ट करते हो, तो बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं पे मसला आ जाता है, या तो कोई फैच होने में मसला आ जाता है, या जब आप उसको सबमिट करते हो तब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। तो बेसिकली अगर कोई बग फिक्स हुआ है ना, तो बेसिकली आप लोगों ने ये वाला वर्जन, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 0, तो आप इसको अपडेट करोगे। जैसे कोई बग फिक्स हुआ 1 कर दो, फिर हुआ फिर 2 कर दो, 3 कर दो, इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गुड प्रैक्टिस के अंदर है, अगर आप ना भी करो तो कोई मसले की बात थोड़ी है। किसी को क्या पता है इस वर्जन के अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या चल रहा है, बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक गुड प्रोग्रामर की पहचान है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें उठा के डिपेंडेंसी के अंदर रख दूंगा ना, कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास चलेंगी। बस क्या होगा, सर्वर का लोड बढ़ जाएगा, सर्वर का लोड बढ़ेगा तो आपके जेब का लोड बढ़ेगा, क्योंकि सर्वर का बिल ज़्यादा आएगा ना, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वजह से ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब इस पैकेज डॉट जेसन को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। अब सिंपल जो है ना, यहाँ पे मुझे एक मेन जो बेसिकली फ़ाइल यहाँ फोल्डर होना चाहिए था नोड मॉड्यूल्स का, वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ भाई वेबसाइट, हाँ जब बेसिकली हम उसको लाइव करेंगे ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक अभी चल रहा है 1.1.1 पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता किस वर्जन पे चल रहा है, एग्जांपल के लिए 1.1.1 पे चल रहा है। इन्होंने कोई एक नया फीचर ऐड करवा दिया ना, तो बेसिकली होगा क्या, 1.2.1 हो जाएगा, ठीक है, वो लाइव होने के बाद। अब डेवलपमेंट में कितने ही फीचर ऐड हो गए होंगे, रोज़ टेस्टिंग चल रही होगी, हमें क्या पता, हम तो बेसिकली लाइव वाले को देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली ये जो वर्जन है ना आपने चेंज करना होता है। अच्छा भाई यहाँ पे मुझे एक मेन फाइल नज़र नहीं आ रही, या जो बेसिकली फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स का, वो चीज़ नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों को याद है यहाँ पे जो इसने पूछा था ना, इस चीज़ को इंस्टॉल करना या नहीं करना, मैंने शायद वो वाला टर्मिनल बंद कर दिया, तो उस टाइम पे मैंने नो कर दिया था, ठीक है। अगर मैं येस करता तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती। अभी फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे आऊँगा। अच्छा टर्मिनल पे आने के बाद सिंपल आप लोगों को पता है यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट हम कर लेते हैं, ये चीज़ें पता है आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, नोड मॉड्यूल्स अगर मुझे चाहिए तो नोड पैकेज मैनेजर को कहूँगा कि npm इंस्टॉल, बस मुझे इतना ही लिखना है। या सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ, npm i। नहीं खुद से चेंज करना पड़ेगा जी, नहीं रिएक्ट खुद नहीं करेगा ना, खुद से करना पड़ेगा। हम्म, हम्म। नहीं अगर कोई मसला आ जाए, फॉर एग्जांपल नए वर्जन पे मसला आ रहा है, तो आप पिछले वाले को चला दोगे ना। अगर कोई नया वाला चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब आईफोन वगैरह में बाज़ औक़ात कुछ अपडेट्स, या सैमसंग के अंदर बाज़ औक़ात कोई नया अपडेट आता है ना, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, कोई ऐसा मसला आ जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी उसको अपडेट नहीं करना, अभी पुराना चलने दो। इसका मतलब पुराने वाले के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जब उसके अंदर जो नए वाले वर्जन के अंदर बग फिक्स होता है, फिर वो सैमसंग वाले खुद ही कहते हैं कि आप अपडेट कर लो, काम आपका
बन जाएगा। तो बेसिकली वो रिवर्ट और जो है ना फॉरवर्ड के लिए ये वर्जन का यूज़ होता है कि अगर हमें पीछे आना हो तो बेसिकली हम पीछे ईजिली आ सकें। अगर हमने कोड ही मिस कर दिया होगा पीछे वाला तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है ना उसको रिवर्ट करना एक पंचायत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपके पास जो है ना 10, 12, 50, 100 फाइल चल रही होंगी, जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन चल रही है ना। जितनी बड़े एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की, उसके अंदर कितनी हज़ारों फाइल चल रही होंगी, किस फाइल के अंदर क्या कब चेंज हो रहा है किसको याद भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? डेवलपर के साथ बेसिकली मसला क्या होता है कि इन्होंने किस फाइल के अंदर क्या चेंज किया होता है। जैसे कि अगर मैंने आज अभी कुछ कोड अभी मैं लिखूंगा क्लास के अंदर, कल मैं देख लूँगा या कल आप लोग देखोगे, हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है ना इस फील्ड के अंदर। अच्छा भाई, अभी फ़िलहाल आते हैं यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास इंस्टॉल हो गई है और इसकी फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ चुका है। अच्छा, इस नोड मॉड्यूल्स के बारे में किसी को पता है व्हाट इज़ नोड मॉड्यूल्स इन रिएक्ट? कोई मुझे बता सकता है नोड मॉड्यूल्स क्या है? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमने बताया था ना कि कौन सा पैकेज किस वर्जन का यूज़ हो रहा है, ये सारे पैकेज इंस्टॉल कहाँ पे हो रहे हैं? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? यही सारे पैकेज कहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अच्छा, नोड मॉड्यूल जो है ना इस प्रोजेक्ट का सबसे हैवी फोल्डर है, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स इस प्रोजेक्ट का सबसे हैवी फोल्डर है, सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा होता है नोड मॉड्यूल्स। आपकी हमेशा कोशिश होती है कि नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिटहब के ऊपर पुश नहीं किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फोल्डर है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर मैंने इसको गिटहब के ऊपर पुश नहीं किया और मैं किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने उस रेपो को जो है ना क्लोन करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है नोड मॉड्यूल्स भी हमारे पास क्लोन होकर नहीं आएगा, क्योंकि हमने गिटहब पे पुश किया नहीं था। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स अगर नहीं है ना तो कोई मसले की बात नहीं है, सिंपल npm i की कमांड आप चलाओगे नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा। जैसे कि अभी नोड मॉड्यूल्स नहीं था, मैंने क्या किया, npm i या फिर इंस्टॉल एक ही बात है, npm इंस्टॉल की कमांड आप चलाओगे नोड मॉड्यूल्स आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको कहाँ से पता चलता है कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं? फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं, 2-3, और यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर 3-4 पैकेजेस हैं। इसको कैसे पता चला कि यही सारे पैकेज इंस्टॉल करने हैं? बेसिकली ये पैकेज डॉट जेसॉन से देखता है। अगर हमने यहाँ पे जो है ना रिएक्ट आइकॉन को भी इंस्टॉल कर लिया तो रिएक्ट आइकॉन यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा रिएक्ट आइकॉन्स और यहाँ पे उसका स्पेसिफिक वर्जन लिखा हुआ होगा, और आप एज्यूम करो कि नोड मॉड्यूल्स नहीं है। जैसे ही आप npm i चलाओगे ना, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा, देखेगा क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे जो चीज़ें इसको दिखेंगी वो सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल ये कर देगा। इस वजह से नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत जो है ना गिटहब के ऊपर नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और सिंपल इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। ये पैकेज डॉट जेसन को देखेगा और पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा, तो इस वजह से इसको आप हमेशा चाहोगे कि गिटहब के ऊपर पुश ना हो। इसलिए रिएक्ट ने आपको एक स्पेशल फाइल बनाकर दी है जिसका नाम है डॉट गेट इग्नोर। इस फाइल के नाम में ही जो है ना इसका काम है। डॉट गेट इग्नोर का मतलब है कि बेसिकली गेट इसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। इस फाइल के अंदर जिस भी फाइल का नाम है ना, ये सारी की सारी गिटहब के ऊपर पुश नहीं होगी। और यहाँ पे मुझे एक फाइल का नाम नज़र आ रहा है, फोल्डर का नाम, दिस इज नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना तो बेसिकली होगा क्या, नोड मॉड्यूल्स भी गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा और कहीं पे कोई मसला आपके पास नहीं आने वाला। ऑब्वियस सी बात है, गिटहब का लोड बढ़ेगा और ये जो है ना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपकी कोशिश होगी कि नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो आपके गेट इग्नोर के फाइल के अंदर होना चाहिए। गेट इग्नोर के अंदर और कौन सी फाइल्स आप रख सकते हो जिसको आप चाहते हो गिटहब के कभी भी पुश ना हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डॉट env को रखा जा सकता है। अच्छा, डॉट env क्या चीज़ है? हाँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल तो है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल आप लोगों से पूछूं कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम चाहते हैं कि गिटहब के ऊपर पुश ना हो? API कीज, व्हाट इज API की? हाँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल सही है, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। कहा जा सकता है कि बेसिकली जिसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक कोई आपके पास अगर आप फेसबुक को लॉगिन करते हो, कोई आपका स्पेसिफिक ईमेल और कोई स्पेसिफिक पासवर्ड होता है।
इसी तरह से जब आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो ना, जो आप लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ है, यकीनन आप लोगों ने फायरबेस पढ़ा है तो ये वाला काम आप लोगों ने किया हुआ होगा। जब आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो तो आपके उस स्पेसिफिक डेटाबेस का कुछ आपको एक आदत अजीब सा एपीआई की मिल रहा होता है कि इसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर वो एपीआई की किसी दूसरे बंदे के पास चला गया ना, तो वो आपके डेटाबेस के अंदर रीड राइट ये सारी कहानी कर सकता है। अच्छा, डेटाबेस एक्सेस करने का मतलब या उसके अंदर रीड राइट करने का मतलब आपकी एप्लीकेशन गई। फॉर एग्जांपल फेसबुक का एक डेटाबेस है ना, अगर फेसबुक का डेटाबेस हैक हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है उसके सारे के सारे यूज़र गए, सारे यूज़र का डेटा उसका गया। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस चीज़ को आप हमेशा चाहते हो कि ईएनवी के अंदर रखें, और ईएनवी हमेशा गेट इग्नोर के अंदर होनी चाहिए। अगर गिटहब पे पुश हो गया तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी रेपो पब्लिक है, प्राइवेट है, या हो सकता है गिटहब से ही कोई किसी ने आपकी आईडी को हैक वैक करके आपकी जो है ना एप्लीकेशन का एक्सेस ले लिया, डेटाबेस का एक्सेस ले लिया, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है ना डाउन हो सकती है, क्रैश हो सकती है। समझ में आ रही बात? देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक का डेटाबेस हैक हो जाता है ना, पूरा का पूरा फेसबुक क्रैश हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटाबेस हैक होना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। अगर यूज़र का डेटा चला गया तो सारे यूज़र को कोई भी बंदा लॉगिन कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सारी कहानी वहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमेशा आपकी कोशिश होगी कि गेट इग्नोर के अंदर आपकी ENV फाइल भी हो, और ENV फाइल के अंदर आपके क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स होते हैं, सही है। अच्छा, वो क्रेडेंशियल ज़रूरी नहीं है API की हों, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है वो चीज़ें जैसे कि आपका फेसबुक का लॉगिन, ईमेल और पासवर्ड है, जो आप चाहते हो कभी भी किसी को ना बताओ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हैक कैसे होता है? वो एथिकल हैकिंग का बेसिकली हमारे पास एक कोर्स है, उसके अंदर जो है ना एनरोल होना पड़ेगा। पहले एंट्री टेस्ट होगा आपका, उसके बाद, सही है। अच्छा, ये तो खैर मजाक था, मैं आपको बता रहा हूँ कि हैक के अंदर बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक तो ये सिनेरियो होता है कि आपकी की वो हो गई, बेसिकली जो है ना आपने एक्सपोज कर दिया, या तो गिटहब के ज़रिए या किसी भी तरीके से आपकी की एक्सपोज हो गई, तो वो तो बहुत ही आसान तरीके से हैक हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, बहुत सारे बॉट्स वगैरह लगाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उन लोगों ने जो है ना कुछ कोर्स पढ़ा होगा, जैसे कि डेटा एनालिसिस का कोर्स होता है उनके पास, जो है ना वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि ब्रूट फोर्स होता है हमारे पास। ये सारे जो है ना बेसिकली एक ट्रिक होते हैं कि किसी भी चीज़ को हैक करने के, किसी भी चीज़ को लॉगिन करने के, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का पासवर्ड ब्रेक करना है ना, तो एक बोर्ड लगाया जाता है जिसको कहा जाता है कि ये 4 से जितने पॉसिबल बन रहे हैं ना, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सबको ट्राई करते रहो, ठीक है। तो इस तरह से बोर्ड छोड़ दिया जाता है, जितने पॉसिबल बन रहे हैं वो लगाता जाएगा, जितने लाखों बन रहे हैं, बोर्ड है ना, हमें कौन सा लिख के टाइप करना है। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं किसी भी चीज़ को हैक वगैरह करने के। तो इन सारी चीज़ को आपने जहन में रखते हुए काम करना होता है। अभी आप लोग फ्रंट एंड वाला काम कर रहे हो ना, तो फ्रंट एंड के अंदर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बेसिकली ये जो हैक वैक से बचने वाला काम है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बैक एंड के अंदर मैनेज करते हो। जैसे कि अभी बात करते हैं डेटाबेस की, मैंने बात किया कि अगर डेटाबेस आपका हैक हो गया तो आपका बेसिकली जो है ना सारा का सारा यूज़र का डेटा चला जाएगा, और कोई भी बंदा यूज़र के अकाउंट को लॉग इन कर सकता है। अच्छा, अगर डेटाबेस के अंदर यूज़र का पासवर्ड ना हो, या पासवर्ड कोई ऐसे फॉर्म में हो जिसको पढ़ा ही नहीं जा रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका डेटा बच सकता है। पढ़ा ही नहीं जा रहा हो को क्या मतलब है, हैश फॉर्म में। किसी ने व्हाट्सअप के ऊपर देखा है एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा हुआ होता है? मुझे पता नहीं कि व्हाट्सअप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, असल में नहीं होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो एक अलग कहानी है ना, होता है नहीं होता है। देखो, इनक्रिप्शन का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे एक अदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं आता हूँ किसी भी नोट पैड पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एप्पल, कोई मसले की बात? अभी अगर ये सिंपल मेरा पासवर्ड होगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा एप्पल, तो कोई भी बंदा पासवर्ड के डेटाबेस के अंदर जाएगा, इसको देख के लॉगिन कर सकता है। ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब बेसिकली बैकएंड वगैरह के अंदर हम किस तरह की चीज़ें मैनेज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एप्पल की जगह कुछ इस तरह का लिखा हो, ठीक है। अब क्या कोई भी बंदा देख के ये समझ सकता है कि ये एप्पल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने हो सकता है कुछ ऐसा क्यों कि एक ही जगह पे ये लिख दो, उसको क्या पता है कि एक ही जगह पे मैं क्या लिखने वाला, सही है। तो इसको कहा जाता है कि हैश फॉर्म। ये बेसिकली इस चीज़ की हैश फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? अब हैश करने के लिए किसी भी चीज़ को मल्टीपल पैकेजेस वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पैकेजेस वगैरह के थ्रू उसको आसानी से किया जा सकता है। आप चाहो तो उसको कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो हैशिंग, वो बात की कहानी है, इंशाल्लाह बैकएंड के अंदर हम देखेंगे।
अभी फ़िलहाल बस आप इतना समझ लो कि ये नॉर्मल रीडेबल फॉर्म में था, कोई भी बंदा देखेगा इसको रीड कर लेगा, और ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इसको कोई भी देख के पकड़ नहीं सकता फ़ौरन से कि ये बेसिकली जो है ना ऐप पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसको भी ब्रेक करने के मल्टीपल बेसिकली बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह होते हैं, वो बात की कहानी है, लेकिन फ़िलहाल मैं नॉर्मल से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हो रहा क्या है। सिंपल, अगर नॉर्मल बंदा इसको देखे ना तो उसको नहीं पकड़ सकते ये क्या लिखा हुआ है, ऐप पे लिखा हुआ है। अगर आपका डेटाबेस हैक भी हो जाता है, यूज़र के पासवर्ड में ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो पासवर्ड ऐप पे है, तो बेसिक बात है लॉगिन नहीं होगा उसके पास। तो इस तरह की बेसिकली जो ना ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखते हुए काम बैकएंड का करना होता है। फिलहाल अभी हम बैकएंड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी फ़िलहाल हमने क्लाइंट साइड वाला काम करना है, रिएक्ट वाला काम करना है, तो ये सारे मसले मसाले हमारे साथ अभी नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कितनी चीज़ें समझ ली, हम लोगों ने सीखा पैकेज डॉट जेसन जी। नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? सही है, सही है, सही है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फॉर एग्जांपल पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, अभी के लिए ये दो ही पैकेज यूज़ हो रहे हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। अब यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने बताया हुआ है कि रिएक्ट का ये वर्जन यूज़ हो रहा है, रिएक्ट डॉम का ये वर्जन यूज़ हो रहा है। इस पैकेज के अंदर जितनी चीज़ें इनको रिक्वायर्ड थी ना, वो चीज़ें सारी की सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद हैं। अगर यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं चला सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ ना, अच्छा अगर मैं इसको डिलीट करूँगा ये बहुत टाइम लेगा ना डिलीट करने में, क्योंकि ये बहुत हैवी फोल्डर होता है, अभी इंस्टॉल होने में भी बहुत ज़्यादा ये टाइम ले रहा था। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, आप घर जाके इसको लाजमी जो है ना, इसको एक दफ़ा आप लोग सारे टेस्ट कर लेना है कि आपने इसको डिलीट करना है। आप यहाँ पे कमांड चलाना रन की, आपके पास ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये कहेगा कि ये वाला पैकेज नहीं है। आप पैकेज डॉट जेसन में आके चेक करोगे, ये पैकेज लिखा हुआ तो है लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। क्यों? पैकेज डॉट जेसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने डिफाइन किया हुआ है कि ये वाला पैकेज इस्तेमाल हो रहा है। इस पैकेज की सारी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। नोड मॉड्यूल्स जब आप इंस्टॉल करते हो ना npm i करके, तो नोड मॉड्यूल्स को क्या पता कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आएगा, वो चेक करेगा, रिएक्ट करना है ये वर्जन करना ठीक है, रिएक्ट डॉम करना है ये वाला वर्जन करना ठीक है, हो सकता है रिएक्ट आइकॉन भी हो, ये करना है ये वर्जन, ये ठीक है। इस तरह से चीज़ें देखते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं, ठीक है। सही है, आपको आंसर मिल गया सवाल का, या कोई दूसरा सवाल था आपका? नहीं समझ में आया? अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि बेसिकली और किस किस को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है? बाकी सबको आ गया? पक्की बात है? हाँ भाई, इधर से आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद? मोहम्मद अजीफ़? मोहम्मद अजीफ़, जल्दी से मुझे समझा दो कि पैकेज डॉट जेसन और नोड मॉड्यूल्स, ये दोनों फाइल को थोड़ा सा जो है ना एक एक लाइन के अंदर समझा दो, ताकि हमें भी समझ में आ जाए और आपका क्या नाम है? आतिफ को भी समझ में आ जाए। सही है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ डिफाइन हुई हुई है कि ये वाली डिपेंडेंसी हमने यूज़ करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, सही है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर उस डिपेंडेंसी की रिक्वायर्ड जितनी चीज़ें थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक इमेज यूज़ हो रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इमेज की, और इमेज के साथ ऐसा कहानी कोई भी नहीं चलती है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। देखो मैंने इसको बताया पैकेज डॉट जेसन को, यहाँ पे कार की इमेज यूज़ हो रही है, बस सिर्फ मैंने ये बता दिया। क्या कार की इमेज इसको मिल जाएगी? अगर मैं इसको बता दूँ यहाँ पे कार की इमेज यूज़ हो रही है, मिल जाएगी? कार की इमेज कहाँ रखी हुई होगी? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इमेज के साथ कोई ऐसा गेम नहीं है। बैठ जाओ, बात समझ में आई? कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब इमेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैंने इसको बताया कि यहाँ पे रिएक्ट का आइकॉन यूज़ कर रहा हूँ। आइकॉन का मतलब समझते हो आप लोग? कि बेसिकली ये सारे जो आइकॉन्स, ये आइकॉन नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आइकॉन है ना, मैंने बोला आइकॉन यूज़ हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने सिर्फ बताया ना आइकॉन यूज़ हो रहा है, तो ये कहेगा ना कि यार आइकॉन है कहाँ पे, उसकी सारी चीज़ें कहाँ पे, तो मैं बोलूँगा यार ये सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना नोड मॉड्यूल्स भी हो गया और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन भी हो गया। अभी यहाँ पे सिंपल, अगर मैं आइकॉन लगाऊंगा ना तो मुझे npm i react
आइकॉन्स, ये करना पड़ेगा। और सिंपल यहाँ पे भी ऐड ये खुद ही कर देगा और नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी चीज़ें खुद से ही ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है ना npm इंस्टॉल करो इस चीज़ को, तो अब ऐसी बात है कि इसके अंदर इंस्टॉल करेगा सारी चीज़ें और यहाँ पे ये डिफाइन भी कर देगा। सही है। अच्छा, इस तरह से जो मैं इंस्टॉल करता हूँ ना, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं डिपेंडेंसी के अंदर। डेव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ भाई जी, हाँ देखें, ये बेसिकली मैं दोबारा से कमांड लिख रहा हूँ npm i react icons, ठीक है। अभी बेसिकली मैंने कहा कि इंस्टॉल करो रिएक्ट आइकन को, किसको मैंने बोला है? नोड पैकेज मैनेजर को मैंने कहा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करके देगा। अब ये इसकी पट्टी है ना कि ये कहाँ से लाके इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है npm i। सिंपल आप यहाँ पे लिखो गूगल के ऊपर npm i और यहाँ पे ये पूरी की पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है npm की। हाँ, इंटरनेट थोड़ा सा आपका जो है ना स्लो चल रहा है। अच्छा, ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है ना, वरना ये वेबसाइट ऑन हो जाती। मैं सिंपल जो ना आपको दिखाता हूँ, अभी देखते हैं क्या कह रहे हो, देखते हैं अभी ये हो जाए। ठीक है, हो गया। अच्छा, भी ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है ना कि अगर आपने रिएक्ट आइकॉन को चलाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो सिंपल ये कहता है कि सिंपल आप इसको इंस्टॉल करो। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या, पैकेज.जेसन के अंदर ये डिफाइन हो जाएगा और इसके सारे पैकेज नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद जब ये चीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है। सिंपल देखो यहाँ पे कब क्या हो रहा होगा, इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे देखो यूज़ हो रहा है, बस इंपोर्ट यूज़, बस यही कहानी चलती है। सिर्फ इस पैकेज के साथ नहीं, डिफरेंट और भी पैकेजेस होते हैं उसके साथ भी। जैसे कि रिएक्ट के अंदर और भी पैकेजेस होते हैं ना, जैसे कि आपको स्लाइडर बनाना है। आप लोगों ने देखा है कि बेसिकली स्लाइडर क्या चीज़ होती है, तो इसी तरह से आप चाहो ना तो रिएक्ट के अंदर स्लाइडर बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपने रिएक्ट स्लाइडर लिखा और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, npm को कहो कि रिएक्ट स्लाइडर इंस्टॉल करके दे। रिएक्ट स्लाइडर इंस्टॉल करके देगा, पैकेज.जेसन के अंदर इसने डिफाइन कर दिया, उसका सारे के सारे पैकेजेस को इसने नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद सिंपल वही कहानी कि इंपोर्ट करो और यूज़ करो। यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें मुझे ये बताएगा कि इंपोर्ट किस तरह से करना है, यूज़ कैसे करना है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो है ना सिंपल इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट ये सारी चीज़ें बता दी हैं। फिलहाल आप लोग कह रहे हो कि टाइप स्क्रिप्ट इतना आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो उसको फिलहाल अभी टाइप स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाते हैं। सिंपल आप लोगों ने इसको इस तरह से इंस्टॉल करना है और सिंपल इसको यूज़ कर लेना है। इसी तरह से कोई भी पैकेज, अभी आप लोगों ने पैकेज के बारे में इतना नहीं पढ़ा, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं ना। जैसे कि आपको कुछ चाहिए, क्राउजर चाहिए वेबसाइट के हीरो सेक्शन पे, तो आप पैकेज से उसको बना सकते हो, उठा सकते हो, डायरेक्ट कोड को चला सकते हो। दूसरा तरीका तो है आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना चल रही होती हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं दोबारा से इस प्रोजेक्ट फोल्डर को बेसिकली हम समझ रहे थे। अब यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर पैकेज.जेसन हमने समझ लिया और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी नोड मॉड्यूल्स, जिसको हमने समझ लिया और साथ साथ गेट इग्नोर को भी हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं सिंपल से पब्लिक फोल्डर के अंदर। अच्छा, पब्लिक फोल्डर का बेसिकली मतलब ये है कि इस चीज़ के अंदर, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो चीज़ भी मौजूद है ना, वो पब्लिकली ब्राउज़र पे अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि ये वाला जो फैव आइकॉन है ना, ये ब्राउज़र के ऊपर अवेलेबल है। तो सिंपल अगर आप चाहो तो सिंपल फैव आइकॉन डॉट svg करके इसको एक्सेस भी कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक मैंने रन नहीं किया। सारी चीज़ें मैंने कर ली, इंस्टॉल वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, लेकिन अभी तक मैंने इसको रन नहीं किया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट रन कैसे होता है, किसी को पता है? npm स्टार्ट, अच्छा मुझे नहीं पता है, मैं देखता हूँ पैकेज.जेसन से पूछता हूँ। मैं पैकेज.जेसन से पूछूंगा
पैकेज डॉट जेसन, मुझे जल्दी से बताओ। ये कह रहा है वाईटे को चलाने के लिए डेव चलेगा, सही है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, npm रन करो डेव को, सही है भाई, npm रन करो डेव को। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी है, आप लोगों ने भी देख के करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, ये कितना ज़्यादा फास्ट है देख रहे हो। अगर ये CRA होता ना, अभी ये घूम ही रहा होता लोडर। बात समझ में आ रही है। देखा आप लोगों ने CRA से अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो ये जो है ना अभी तक ये चल ही रहा होता, और यहाँ पे हमने कोई दूसरा टॉपिक जो है ना जब तक हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे एंटर ही किया था और ये चीज़ यहाँ पे चल गई है। ये सुपर फास्ट होता है। वाईटे से बनाने का बेसिकली मकसद ही यही है कि बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जो है सुपर फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी फिलहाल आते हैं, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल चुकी है। ये तो बेसिकली इसका स्टार्टर जो है ना, बॉयलर टेम्पलेट जिसको कहा जाता है, ये वो चीज़ है। अभी इसको हम यहाँ से पूरा हटा देंगे, हम अपनी एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट डेवलप करेंगे। अभी ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा था, जो चीज़ें आपको ब्राउज़र पे डायरेक्ट अवेलेबल हैं उसको आप पब्लिक के अंदर रखते हो। जैसे कि इन्होंने क्या रखा हुआ था, फैव आइकन का नाम क्या था, फैव आइकॉन डॉट svg। देखो ये चीज़ मिल गया मुझे डायरेक्ट ब्राउज़र पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पब्लिकली अवेलेबल है। देखो यहाँ पे इसके अंदर था क्या, देखो इसके अंदर यही चीज़ तो मौजूद था। अब जो चीज़ भी मुझे चाहिए ना ब्राउज़र पे डायरेक्ट, जो चीज़ मैं चाहता हूँ अवेलेबल करवा दूँ, तो सिंपल उसको मैं पब्लिक के अंदर रख दूँगा, और पब्लिक नाम से ही बता रहा है ना, इस चीज़ को पब्लिक कर दूँ, ठीक है। तो यकीनन आप लोगों को पब्लिक नोड मॉड्यूल्स ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के मेन फाइल की। दिस इज़ index.html, ठीक है। index.html के अंदर कोई नई चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही। ये सिंपल HTML का कोड है, जो कि आज शुरू में जब आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने एडमिशन लिया था उस टाइम पे आप लोगों ने पहले दिन में देखा होगा, ठीक है, HTML का। हाँ भाई, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे HTML का कोड हमें नज़र आ रहा है और इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर टाइटल, मेटा, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही जो कि हम लोगों ने शुरू के क्लास के अंदर डिस्कस आप लोगों ने यकीनन किया होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे काम क्या है। देखो ये जो है ना, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बस इस HTML के ऊपर ही चल रही है और कुछ भी नहीं। आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इसी HTML के अंदर चल रही है, और इस HTML के अंदर इस div के अलावा कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है। इस पूरे HTML के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक div नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ID लगी हुई है रूट की। नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कहानी चलेगी वो बेसिकली एक एक करके समझना पड़ेगा। अभी इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रक्चर की, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर एक अदद बॉक्स है। बॉक्स मीन्स कंटेनर, कंटेनर मीन्स div, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस div की कहानी है पूरे रिएक्ट की, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास ये सारा का सारा जो बेसिकली एप्लीकेशन चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, इस पूरे के पूरे div से। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना H1 लगाता हूँ हेडिंग में, और यहाँ पे आके चेक करता हूँ। देखो वो सारी चीज़ें चली गई, सब कुछ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, हेडिंग 1। इसका मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन बस यही है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई। अभी सिंपल यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 हमने लिखा हुआ था तो हेडिंग 1 वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बेसिकली इस div के अंदर इतनी सारी कहानी हो कैसे रही है, हमें तो ये div यहाँ पे एम्प्टी नज़र आ रहा है। इस div के अंदर कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, div के अंदर ID लगी हुई है रूट की, और एक नीचे फाइल चल रही है स्क्रिप्ट वाली। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम हुआ होगा कि div को इन्होंने गेट कर लिया होगा और div के साथ पूरा का पूरा काम रेंडर करवा दिया होगा। यहाँ पे जब आप लोगों ने डॉम पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉम पढ़ा है ना आप लोगों ने, यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी तो आप लोग रिएक्ट पे आ चुके हो। तो डॉम जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि HTML के किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट किया जा सकता है। कैसे? डॉम के जरिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और रूट लगा के इन्होंने इस एलिमेंट को कहीं ना कहीं उठा के रख दिया होगा, सही है, और उसके अंदर ये चीज़ें रेंडर करवा दी होंगी। ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पे आते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ लगी हुई हैं। अब आ जाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर के अंदर। दिस इज़ SRC, ठीक है। अच्छा, SRC फोल्डर के अंदर सबसे मेन फाइल आपकी यहाँ पे है main.jsx।
अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फाइल की एक्सटेंशन की। इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो JS नहीं है, ना ही index.html है, ना ही CSS है, और ना ही नॉर्मल आपके पास XML है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली आपके पास एक्सटेंशन चल रहा है वो JSX का एक्सटेंशन चल रहा है। JSX आपको अलाउ करता है कि आप इस फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट के साथ साथ XML वाली चीज़ें, इसका मतलब मार्कअप वाली चीज़ें, मार्कअप का मतलब समझते हो, HTML वाली चीज़ें आपके पास चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल JSX फाइल में बेसिकली आसानी आपको ये मिलेगी कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML चला सकते हो, बस इससे ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं पे चाहो तो JS लगाओ, कहीं पे चाहो तो JSX लगाओ, आपकी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने CRA से काम हुआ है तो वहाँ पे आपके पास चॉइस होता है ना कि आप चाहो तो इस फाइल का नाम JS कर दो, वो उसको JSX ही समझता है। अगर आप लोगों ने CRA से बनाया हुआ है तो आप लोग यकीनन JS रख रहे होगे बाज़ औक़ात पे, और बाज़ औक़ात वहाँ पे भी जो लोग हैं ना JSX कर देते हैं। JSX ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ पे ये क्योंकि वाईटेप से हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं JS रखूँगा ना तो ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, JSX करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल लग रही है ना तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। अभी तक इस पूरी क्लास के अंदर तकरीबन आपके 1-1.5 घंटे गुजर गए, मैंने एक लाइन का कोड का खुद से नहीं लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही? अभी तक मैंने एक लाइन भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैं समझ रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम जो है ना खुद से ही समझ में आने लगती हैं। अभी तक मैंने एक लाइन भी खुद से नहीं लिखा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं main.jsx में जी। CRA क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो बेसिकली नॉर्मल जो हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं ना, उसे मैं बार बार CRA करूँ। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ पे main.jsx के अंदर देखते हैं क्या कहानी चल रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें तो वैसे ही अभी नहीं समझ में आ रही। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है ना नया नया index.html जावास्क्रिप्ट के बाद हम रिएक्ट पे आ गए, तो ये सारी चीज़ें आपको इनिशियली मुश्किल लगेंगी, है तो बहुत आसान, अभी फ़िलहाल इनिशियली हमें नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे हो क्या रहा है, document.getElementById, ये जहाँ पे रूट की आईडी लगी हुई है, ये उस चीज़ को यहाँ पे गेट कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने डॉम के अंदर पढ़ी हुई है। डॉम तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पे रूट की आईडी लगी हुई है वो चीज़ ला कर दो। किधर थी भाई रूट की आईडी? इस डिव के अंदर। ये डिव आपकी पूरी एप्लीकेशन का जो है ना पूरा का पूरा काम इस डिव के अंदर ही होने वाला है। बात समझ में आई? अब सिंपल यहाँ पे इन्होंने बोला इस डिव को यहाँ पे लाओ। ऑब्वियसली बात है, ये डिव यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ ये कुछ भी रेंडर कर सकते हैं। रेंडर का मतलब किस किस को पता है? उसके अंदर वो चीज़ को बेसिकली इंसर्ट कर देना। ठीक है, जैसे ब्राउज़र के ऊपर हेडिंग को रेंडर कर देना, ब्राउज़र के ऊपर पैराग्राफ को रेंडर कर देना। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से इन्होंने बोला है कि इस पर रेंडर कर दो, किस चीज़ को? ऐप को रेंडर कर दो। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट मोड है ना, मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, उसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं अच्छा, ये मैंने क्या किया है बताएगा आप लोगों को? कमेंट किया है। ठीक है, कमेंट करने से ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ हमारे पास नहीं चलेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई मसला आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी मसला नहीं आ रहा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि स्ट्रिक्ट मोड को आप लोग डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं हटाना। ये बेसिकली क्या करेगा, रिएक्ट की कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो रिएक्ट कहता है कि इसको इस तरह से ही चलाओ वरना आपके पास बाद में मसला आ सकता है। तो ये बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड आपको उस टाइम पे ही पकड़ लेगा। और मल्टीपल जो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टेट वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या? यूज़ इफेक्ट वगैरह नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। अब बेसिकली यूज़ इफेक्ट वगैरह के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने अगर यूज़ इफेक्ट पढ़ा है तो बेसिकली ये जो चीज़ भी यूज़ इफेक्ट के अंदर है वो एक दफ़ा माउंट होने पे चलती है। पढ़ा है आपने यूज़ इफेक्ट? तो बेसिकली माउंट होने पे चलती है। अब रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, उसको 2 दफ़ा चला के चेक करता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट के टाइम पे है सिर्फ और सिर्फ। स्ट्रिक्ट मोड अगर आप रहने भी दोगे ना और आपने लाइव कर दिया तो वो प्रोडक्शन के टाइम पे 2 दफ़ा नहीं चलाएगा। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे ही उसको 2 दफ़ा चलाता है फॉर टेस्टिंग पर्पस, ताकि आपकी चीज़ें स्मूथ चले और कहीं पे कोई मसला आपको नहीं है। तो फिलहाल इसको स्ट्रिक्ट मोड को रहने देते हैं। अभी यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ऐप रेंडर हो रहा है। व्हाट इज़ ऐप, देखते हैं। अच्छा, ये ऐप क्या चीज़ है? ऐप तो सबसे पहले अगर मैं इसको नॉर्मली देख लूँ ना तो ये मुझे कोई HTML का कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग लग रहा है। HTML का कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग अगर मैं लिखूँ तो वैसे ही लिखूँगा कि सिंपल यहाँ पे टैग का नाम, आगे पीछे एंगल ब्रैकेट और सेल्फ क्लोजिंग है तो लास्ट में स्लैश है। अब HTML का सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन मसले की बात यह है HTML का जो टैग होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। बात समझ में आ रही है?
HTML का जो टैग होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। अब बेसिकली ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये HTML का नॉर्मल टैग नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, मैं सिंपल देख लेता हूँ। ये बता रहा है कि ये वाला जो ऐप है ना, आपके पास आ रहा है ./app.jsx। डॉट स्लैश का मतलब है सेम डायरेक्टरी, इसका मतलब इसी के सिबलिंग में कहीं ना कहीं ये वाली फाइल मौजूद होगी। तो इसी का सिबलिंग कहाँ है भाई, ये इसी का सिबलिंग है, और इसी के सिबलिंग में app.jsx ये रहा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से आ रही है। अब इसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, इसको समझते हैं पहले। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसको मैंने ऐसे किया और सबको हटा दिया। बात समझ में आई। यहाँ पे अभी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, सबको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब बेसिकली यहाँ से एक चीज़ जा रही थी यहाँ पे, सही है, और यहाँ से अभी के लिए हमने यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आना चाहिए, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कोड जो है ना ब्रेक हो चुका है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं कंसोल पे आके चेक करूँगा। अच्छा, कंसोल पे आने के बाद जो है ना, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि बेसिकली ये चीज़ जो आप app.jsx मांग रहे हो ना, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये सारे एरर्स अगर आप लोगों ने CRA पढ़ा हुआ है तो ये सारे एरर यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहीं पे आ रहे होते हैं ना सारे के सारे एरर। अब बेसिकली YT के अंदर क्या होता है, ये सारा का सारा एरर आपको अगर चेक करना है तो आपको कंसोल पे आना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये मुझे एरर पड़ गई, समझ में आ रहा है मसला क्या हुआ, कुछ चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, आपने उसको इम्पोर्ट कर लिया। हाँ, यही तो मसला है, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने उसको क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। बात समझ में आई। हमने कुछ वहाँ से भेजा ही नहीं, और यहाँ पे हमने इसको बोला रिसीव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ इसको नहीं मिलेगी, और ये कहेगा कि ऐप के अंदर बेसिकली जो आप रेंडर करना चाह रहे हो ना, वो चीज़ वहाँ से उसने कुछ भेजी नहीं। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन को भेजता हूँ। फंक्शन बनाना आप लोगों को आता है क्या? यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, कोई मसले की बात। अब एक अदद फंक्शन है ना, ये फंक्शन रिटर्न करता है, और रिटर्न क्या करेगा। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना HTML रिटर्न कर सकता है क्या? HTML लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये JSX की फाइल है ना। तो सिंपल यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न करवा दिया div, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। हमारे पास एक फंक्शन है नॉर्मल, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और इवन मैंने ECMAScript 5 वाला फंक्शन बनाया हुआ है। आप चाहो तो एरो फंक्शन बना लो, आपकी मर्जी है। अभी फिलहाल मैंने ECMAScript 5 वाला एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन रिटर्न करता है एक अदद HTML। क्या HTML रिटर्न कर सकता है? यस, क्योंकि JSX चल रहा है। अच्छा, ये फंक्शन हमने बना लिया, क्या इस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट किया? नहीं किया। तो मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं कहूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, फंक्शन का नाम क्या है? ऐप। अब इस फंक्शन को यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैं इंपोर्ट भी इसको करवा सकता हूँ, और यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है। यहाँ तक कोई मसले की बात। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है ना आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वो बात की कहानी। ये तो ECMAScript की कहानी है ना, कि फंक्शन क्या रिटर्न करता है क्या नहीं रिटर्न करता है, वो बात की कहानी। सिंपल आपने एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप इस फाइल के अलावा किसी भी फाइल में इसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं पे कोई मसला आपको नहीं आएगा। फिलहाल के लिए उन्होंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि ECMAScript 5 या 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन को अगर कॉल करना है तो उसका तरीका तो कुछ यूँ होता है ना, कि बेसिकली ये फंक्शन है, इसको कॉल करने का तरीका यूँ इस तरह से करके। अब बेसिकली रिएक्ट अलाउ करता है कॉम्पोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग को। किसको अलाउ करता है? कॉम्पोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग को। व्हाट इज़ कॉम्पोनेंट? अभी सिंपल मैं किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे नासा। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है, मैंने एक रैंडम वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अगर हम बात करें इस वेबसाइट को रिएक्ट से बनाने की, अच्छा HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप लोगों को यकीनन बनाना आता होगा, ठीक है, सबको आता है ना, ठीक है। तो अब बेसिकली बात करते हैं इसको रिएक्ट से किस तरह से बनाया जाएगा। रिएक्ट कहता है कि हर चीज़ को कॉम्पोनेंट में तोड़ दो, हर चीज़ को कॉम्पोनेंट में तोड़ दो। फॉर एग्जांपल ये नेवबार है ना, तो नेवबार का एक अदद कॉम्पोनेंट होना चाहिए। हीरो सेक्शन है ना, हीरो सेक्शन का क्या होना चाहिए? कॉम्पोनेंट होना चाहिए। ये कार्ड है ना, कार्ड का क्या होना चाहिए?
कॉम्पोनेंट होना चाहिए। हेडिंग है ना, हेडिंग का क्या होना चाहिए, कॉम्पोनेंट। हर चीज़ को छोटे छोटे चंक्स के अंदर, ये छोटे छोटे कॉम्पोनेंट के अंदर तोड़ दो, ये रिएक्ट कहता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये चीज़ एक जैसी है ना, इसको एक कॉम्पोनेंट के अंदर बंद करो, इससे फ़ायदा पता है क्या होगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये 4 दफ़ा कोड लिखने की जगह एक ही दफ़ा आप कॉम्पोनेंट के अंदर लिखोगे, 4 दफ़ा कॉल कर दोगे, सही है। तो ये बेसिकली रिएक्ट कह रहा है। अब नीचे आते हैं, उसने कहा कि ये वाले सेक्शन को भी कॉम्पोनेंट में तोड़ो, ठीक है। ये ऑलरेडी हेडिंग के अंदर हमने कॉम्पोनेंट बनाया हुआ था इसके लिए, तो अब दोबारा से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल मैं क्या करूँगा, उसी कॉम्पोनेंट को कॉल कर दूंगा। कार्ड के लिए ऊपर मैंने बनाया था कॉम्पोनेंट, सही है। तो सिंपल यहाँ पे दोबारा से 4 दफ़ा बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको 4 दफ़ा मज़ीद कॉल कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं ये वाला कॉम्पोनेंट बनाऊंगा इसके लिए, कहीं नीचे जाऊंगा, इस तरह का सेक्शन मुझे दोबारा दिखेगा, सिंपल मैं कॉम्पोनेंट कॉल कर दूंगा, दोबारा से वो वाला सेक्शन बनाना मुझे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हेडिंग हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, तो अब सिंपल जो है ना तकरीबन काम अब कॉलिंग वाला ही यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। देखो ये वैसे ही सेक्शन आ गया इस तरह का, तो बेसिकली ये सिंपल कॉम्पोनेंट कॉल, बीच का जो ये डेटा जो है ना ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, डेटा वगैरह कैसे प्रॉप्स वगैरह से चेंज करना, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, और यकीनन प्रॉप्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, ये कार्ड के लिए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था ऊपर, तो बेसिकली यहाँ पे भी जो है ना इतने दफ़े ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से बेसिकली रिएक्ट के अंदर काम होता है। फिर एट दी एंड हमारे पास लास्ट में फुटर आ रहा है, तो रिएक्ट ने बोला होगा फुटर भी एक कॉम्पोनेंट के अंदर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पेज में फुटर है ना, अगर आप दूसरे पेज में जाओगे तो हो सकता है यही फुटर आपको चाहिए। मैं किसी दूसरे पेज में आता हूँ, दूसरे पेज में आता हूँ, क्या ये देखो इस पेज में भी ये फुटर है, अगर उस पेज में है इधर भी है, तो हो सकता है दूसरे पेज में भी हो। क्या हर पेज में बार बार बनाने बैठूंगा मैं ये वाला फुटर, तो बेहतर है ना एक दफ़ा कॉम्पोनेंट में बना लिया जाए, हर पेज में इसको क्या करता जाऊँगा, कॉल करता जाऊँगा। इसी तरह से ये जो नैव बार है ये भी मुझे हर पेज में नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको बार बार हर पेज में कॉल करूँगा, ऑब्वियस सी बात है कोड हमारा जो है ना गंदा हो जाएगा, एक ही कोड कॉपी पेस्ट चल रहा होगा। तो रीयूजेबिलिटी के लिए हम इसको कॉम्पोनेंट में तोड़ के हर पेज में नैव बार और फुटर को चला देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना रिएक्ट कहता है कि बेसिकली सारा काम कॉम्पोनेंट बेस करो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कॉम्पोनेंट बेस काम करने से, ठीक है। तो यहाँ तक यकीनन आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अगर यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा। हाँ भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, पक्की बात है। हाँ भाई पूछो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्यों होता है। देखो एक्सपोर्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है नेमिंग एक्सपोर्ट, एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का फ़ायदा पता है क्या है, मैंने बोला कि अगर इस फाइल से कोई चीज़ इंपोर्ट करने मांगेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐप ही मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली सिनेरियो है ना। हो सकता है इस फाइल के अंदर 10 और फंक्शंस बने हुए हो, ठीक है, हो सकता है ना, अभी के लिए नहीं है लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसकी इस फाइल के अंदर 10 और फंक्शंस हो। अब मैंने क्या कहा है इसको कि अगर इस फाइल से कोई चीज़ बंदा इंपोर्ट करेगा तो उसको मिलना क्या चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मिलना चाहिए। अब डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, मैं इसका नाम एप्लीकेशन करता हूँ और इसको यूज़ भी मैं एप्लीकेशन से करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे चल रही है, देखो ने रिफ्रेश किया, कहीं पे कोई मसला आया नहीं आया। देखो आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर लो, आपको मिलेगा क्या, ऐप मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, आप किसी भी नाम से इसको मंगवा लो, आपको मिलेगा क्या, इस फाइल में से ऐप मिलेगा। मैंने कहा इस फाइल में से इस चीज़ को इंपोर्ट करके दो। अब एप्लीकेशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं, ये बोलेगा कि इस फाइल में जाओ, इस फाइल से बाय डिफ़ॉल्ट क्या एक्सपोर्ट हो रहा था, ऐप हो रहा था ना, सिंपल यहाँ पे ऐप आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी नाम से उसको उठा सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐप कर रहा हूँ, सही है। दोबारा फ़िलहाल के लिए मैंने इसको ऐप कर दिया, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा हमारे पास होता है नेमिंग एक्सपोर्ट। अच्छा, नेमिंग एक्सपोर्ट में क्या होता है कि सिंपल ये कहता है कि आप सिंपल जो है ना इसको इस तरह से भेजो, सही है, सिंपल आप इसको इस तरह से भेजो, क्योंकि हो सकता है आपके भाई यहाँ पे 10 और फंक्शन हो, आपने ऐप भी भेजा, आपने एप्लीकेशन भी भेजा, और भी मल्टीपल चीज़ें आपने यहाँ से भेज दी। अब मल्टीपल चीज़ें जा रही हैं ना, अब यहाँ पे अगर आप ऐप के नाम से मांगोगे तो यहाँ से अगर ऐप दिया हुआ होगा तो मिलेगा, अगर कुछ और है इसका नाम या आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना,
यहाँ पे आप इसको कह दो कि यहाँ से आपको चाहिए और यहाँ पे आपको नेवर चाहिए, ठीक है। आपने कहा यहाँ से आपको क्या चाहिए, नेवर चाहिए, तो यहाँ पे आपको नेवर नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं जा रहा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये नाम से ही कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना दो तरह के एक्सपोर्ट्स आपके पास चल रहे होते हैं। फिलहाल आपके पास ये जो नेमिंग वाला है ना, ये बहुत बाद में आएगा, ठीक है। जब आप तकरीबन सर्वर तक पहुँच जाओगे उस टाइम पे आप नेमिंग वाला यूज़ करोगे और तकरीबन ये वाला काम नोड के अंदर आप चलाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे ज़्यादातर आप जो है ना डिफ़ॉल्ट यूज़ करने वाले हो। तो जस्ट मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए। इंटरव्यू भी तो बेसिकली क्रैक करना है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपने सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ पे चलाना है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वाले में कोई मसला नहीं, किसी भी नाम से आप सिंपल यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? नहीं, जो वाला डिफ़ॉल्ट आपने किया हुआ होगा वही जाएगा। अगर मल्टीपल भेजना है तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नहीं चलेगा, उसको नेमिंग ब्रैकेट लगा के मल्टीपल भेजना पड़ेगा। और किसी का कोई सवाल? अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट वाली कहानी भी हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, ठीक है। तकरीबन 90 नहीं तो 70% तकरीबन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, डी स्ट्रक्चर का। हाँ अच्छा, ये ECMAScript 6 के अंदर आप लोगों ने डी स्ट्रक्चर पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट से चीज़ें डी स्ट्रक्चर होती हैं, एरे से चीज़ें डी स्ट्रक्चर होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना, हमें प्रॉप्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना। तो होता क्या है कि अगर आपने कॉम्पोनेंट कॉल किया और यहाँ से आप एक चीज़ भेज रहे हो, आपने यहाँ से कोई भी चीज़ भेजी, जैसे आपने टाइटल भेजा, डेटा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना सिंपल आप लोगों ने यहाँ से ऐप को कॉल करते हुए एक टाइटल भेजा हुआ, दिस इज डेटा। अब होगा क्या, ये ऐप के इस ब्रैकेट के अंदर मुझे ये मिलेगा प्रॉप्स में। अगर मुझे इसको यूज़ करना है ना, तो मैं पता है कैसे कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स के अंदर रखा हुआ है टाइटल। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको डायरेक्ट यहाँ पे उठा लूँ, तो सिंपल यहीं पे कर्ली ब्रेस लगा के मैं टाइटल लगा दूँगा। तो ये होता है डी स्ट्रक्चर। और मुझे पता है ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये ECMAScript 6 का टॉपिक है ना। ECMAScript 6 के अंदर इसको आप लोग काफ़ी डिटेल के अंदर देखते हो, क्योंकि ECMAScript 6 के अंदर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल होती है कि आपके पास एक आदत एरे है, एक आदत ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। और बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों को नहीं आता तो इस डॉक्यूमेंटेशन से आप लोग लाजमी इस चीज़ को पढ़ लो, क्योंकि डी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अब आना चाहिए। आप गूगल पे लिखो ES6 और यहाँ पे आ जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे। कोई अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मुझे यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल से यहाँ पे हमें समझाया हुआ है ना कि यहाँ पे बेसिकली है क्या, हमारे पास एक अदद एरे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक अदद एरे है, और अगर मैं चाहूँ तो इस एरे में से इस वैल्यू को निकाल कर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। कैसे? एरे में से वैल्यू निकाला जाता है उसके इंडेक्स नंबर से। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। अगर मैं चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एरे को कहूँ इसका जो 0 इंडेक्स है वो ले जाकर स्टोर कर दो ए पे, इसके जो 1 इंडेक्स पे है वो ले जाकर स्टोर कर दो बी पे। ऑब्वियसली बात है 3-4 लाइन का कोड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है सिंपल इस तरह से काम कर लो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये एरे है ना, यहीं पे आपने जहाँ पे वेरिएबल बनाना था आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब ए के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा 10, बी के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा 20। अब देखो ए को इन्होंने चेक किया 10 मिला, बी को इन्होंने चेक किया क्या मिला 20 मिला। इसी तरह से इन्होंने तीसरी एग्जाम्पल दी है कि बेसिकली यहाँ पे ए के अंदर 10 चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो है ना बी के अंदर क्या चला जाएगा
20। अच्छा ये 3 डॉट मुझे कोई नई चीज़ नज़र आ रही, इसका मतलब पता है किसी को? रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा स्प्रेड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? आइट्रेशन करता है। हाँ भाई बिलाल क्या करता है? ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। बिलाल मैंने पढ़ाया था ना ये टॉपिक, क्या करता है ये? नहीं याद? क्या चीज़? अच्छा इन्होंने देखो रेस्ट को लॉक किया हुआ है, रेस्ट कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल है, ठीक है। रेस्ट को लॉक किया हुआ है, लॉग हो क्या रहा है? 30, 40, 50। अब बेसिकली इन्होंने कहा कि ए के अंदर ये चला जाएगा, बी के अंदर ये चला जाएगा, ये तो नॉर्मल है। इन्होंने कहा ये सारे जो बच रहे हैं ना ये एक अदद एरे के अंदर चले जाएंगे इस नाम के वेरिएबल में। अगर यहाँ पे सी होता तो सी के अंदर एक एरे होता जिसके अंदर 30, 40 और 50 होता। इसका नाम सी नहीं रेस्ट है, तो रेस्ट के अंदर एक एरे है जिसके अंदर 30, 40 और 50 है, ठीक है। और ये सारा टॉपिक खैर आपका रिएक्ट का नहीं है, ये सारे टॉपिक्स आपके ECMAScript 6 के हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती तो यकीनन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोशिश करो आप लोग जो है ना जावास्क्रिप्ट और ECMAScript की चीज़ें, जो भी टॉपिक्स आपको प्रॉपर नहीं आता उसकी आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप सिंपल ग्रुप में मैसेज किया करो कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, एक दूसरे की हेल्प किया करो। लाजमी ये काम आप लोग करो ताकि आपकी वो प्रीवियस प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आगे आने वाली जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना वो आपको समझ में आने लगे। अच्छा भाई अब यहाँ पे आते हैं ना दोबारा से इस टॉपिक के अंदर, रिएक्ट के अंदर अभी की आज की क्लास के अंदर मैंने एक वर्ड भी अभी कोड लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने समझ ली और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और समझ ली कि यहाँ पे SRC के अंदर main.jsx है। main.jsx के अंदर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है, वो जो index.html के अंदर div मौजूद था ना, div यहाँ पे आया और div के अंदर हमने रेंडर कर दिया ऐप को। अब जो चीज़ भी ऐप के अंदर होगा वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर चल रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड है तो पूरी एप्लीकेशन के अंदर क्या नज़र आ रहा है? हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और लिख दूँ, जैसे कि मैंने H1 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग 1। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एक मसला आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्यों मसला आ रहा है? इसको कैसे रिजॉल्व करूँ मैं? क्या कह रहे हो? किसी ना किसी पेरेंट के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए, तो मैं एक डिफ पेरेंट के अंदर इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेगमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी सिंपल मैं इसको यहाँ पे डिफ के अंदर बंद करता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट को लगा दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा फ्रेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज फ्रेगमेंट? क्यों यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट का? हाँ भाई हुसैन, क्यों यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट का? नहीं पता? एक तो ये फ़ायदा है ना पेरेंट सेम करता है, पेरेंट सेम तो डिफ से भी हो रहा था, फ्रेगमेंट ही क्यों यूज़ करें? नहीं हाँ डिफ बॉक्स बनाया, सही है, सही पहुंच रहे हो, आगे बोलो। ये क्या करेगा? ये सर्किल बना देगा, क्या करेगा? नहीं पता भाई किसी को? हाँ एक तरह का डिव है। अच्छा डिव बेसिकली क्या करता है? एक अदद बॉक्स बना देता है ना। अब फॉर एग्जांपल आपने यूज़र इंटरफेस बना लिया था बहुत अच्छा से और सारा काम आपका बन गया था ना। अब डिव क्या कर सकता है? बाज़ औक़ात आपके यूज़र इंटरफेस को ख़राब कर सकता है, क्योंकि डिव एक खुद कंटेनर है ना। तो वो कंटेनर के अंदर बेसिकली आप किसी चीज़ को रैप करते हो तो हो सकता है आपका UI ख़राब हो जाए या यूज़र इंटरफेस ख़राब होने के चांसेस है। तो बेसिकली पेरेंट ही सेम करना है ना, आप चाहते हो UI भी इफेक्ट ना हो तो बेसिकली वहाँ पे आप फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं, ये फ़ायदा है फ्रेगमेंट का, ठीक है। तो रिएक्ट आपको अलाउ करता है कि कोई भी बेसिकली टैग का नाम नहीं रखो, वैसे ही पेरेंट सेम करने के लिए खाली टैग बना दो, दिस इज़ फ्रेगमेंट, ठीक है। अच्छा अभी फ़िलहाल यहाँ पे उसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा ताकि चीज़ें मुझे प्रॉपर नज़र आए। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट किया, पेरेंट भी सेम है, दो हमारे पास यहाँ पे HTML के एलिमेंट भी रिटर्न हो रहे हैं। मैं चेक करता हूँ, हाँ यस यहाँ पे दो एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ तक कोई मसले की बात? हाँ बहुत अच्छा सवाल है कि सर ये सेंटर में क्यों आ रहा, हमने यहाँ पे कोई भी अभी तक CSS लिखा हुआ नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे जो है ना अभी मुझे app.css और index.css नज़र आ रहा है और इसके अंदर को CSS पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, सही है।
यहाँ पे कुछ CSS पहले से लिखा हुआ था, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे अब चेक करो, अब ये सेंटर पे नहीं आ रहा, सारी की सारी CSS यहाँ से जा चुकी है, ठीक है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे CSS बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लिखा हुआ था, क्योंकि आपको याद है कुछ स्ट्रक्चर जो इन्होंने बॉयलर टेम्पलेट बनाकर दिया हुआ था वो पहले से मौजूद था, तो उसका CSS बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना सिंपल app.jsx के अंदर हमने ये चीज़ समझ में आ गई कि अभी जो हमारा मेन फाइल है वो app.jsx है, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन के अंदर रेंडर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जल्दी से app.css के अंदर। app.css बेसिकली नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की CSS आएगी। अब जब एप्लीकेशन की CSS इसके अंदर आ रही है तो इस index.css की क्या नीड है। देखो बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को डिलीट कर देते हैं, एक ही ग्लोबल CSS की फाइल चलाते हैं। ये बेसिकली जो है ना ग्लोबल CSS आप इसके अंदर रखोगे। ग्लोबल का मतलब किसी को पता है? अच्छा आप लोगों ने लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ जावास्क्रिप्ट में? लोकल वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वो वेरिएबल जो जहाँ पे बना है जिस फंक्शन में वहीं पे उसका एक्सेस हो। ग्लोबल का मतलब है कहीं पे भी, है ना, पूरे फाइल में कहीं पे भी। तो यहाँ पे भी ग्लोबल का यही मतलब है, इस पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी कोई CSS चाहिए तो मैं इस ग्लोबल CSS के अंदर रखूँगा। ये दोनों ग्लोबल CSS है। कुछ लोग क्या फॉलो करते हैं कि बेसिकली इन दोनों फाइल को डिलीट करते हैं, global.css को रखते हैं और अपने ग्लोबल के लिए वो एक ही फाइल चलाते हैं। कुछ लोग फॉलो करते हैं कि दो फाइल्स होनी चाहिए, कि यहाँ पे अगर मेन वाले पे कोई काम वाम करना है ना तो ये वाला काम index.css में करूँगा, ऐप के अंदर बेसिकली कोई काम करना है तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा app.css को और इसके साथ काम करूँगा। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपने यहाँ पे app.css बेसिकली रखना है, index.css दोनों रखना है, दोनों में से कोई एक रखना है, ये दोनों डिलीट करके global.css रखना है। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। मुझे बताएं कि CRA के अंदर आप क्या यूज़ कर रहे थे? CRA आप लोग इतने दिन से करते हुए आ रहे हो ना, 12-15 क्लासें हो गई हैं, सिर्फ app.css एक ही फाइल बस, ठीक है। फिर तो फिर आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे app.css रखो, इसको इसके घर भेज दो, सही है। आपकी मर्जी है, या तो दोनों को रहने दो, सही है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, अभी मैं कुछ भी यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने कोई कोड किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम कोड को समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ना इन दोनों फाइल को हमने समझा कि इसके अंदर आपकी ग्लोबल CSS होती है। ग्लोबल का मतलब वो CSS जो कि कॉमन CSS है। कॉमन CSS का मतलब मैंने कहीं पे जो है ना किसी का कलर बैकग्राउंड रेड किया हुआ है और मल्टीपल जगह पे मुझे उसका काम लेना है, मल्टीपल जगह पे मुझे इसको जो है ना कलर को बैकग्राउंड को रेड करना है, तो वहाँ पे यहाँ पे मैं ग्लोबल पे रखूँगा। किसी भी फाइल में रेड चाहिए उसके क्लास को मैं एक्सेस कर लूँगा, इसलिए इसको ग्लोबल कहा जाता है, ठीक है। अब लोकल की बात करेंगे, जब हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ लें उसके बाद लोकल की बात करेंगे। फ़िलहाल जो है ना अभी यहाँ पे ग्लोबल की बात करते हैं और यहाँ पे सोर्स को बंद कर देते हैं। सोर्स जो है ना आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट कोड इस सोर्स के अंदर होता है। आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट कोड इस सोर्स के अंदर होता है। सोर्स के अंदर आपकी मेन फाइल जो चल रही है app.jsx की चल रही है। जो चीज़ आप यहाँ पे लिख रहे हो, जो चीज़ आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन एक्सपोर्ट भी हो रहा है और सिंपल इसको इंपोर्ट किया हुआ है main.jsx ने। main.jsx इसको इंपोर्ट करके रेंडर कहाँ पे कर देता है, जिसके ऊपर आईडी लगी हुई है रूट की आईडी लगी हुई index.html में। पूरी एप्लीकेशन इस डिव के ऊपर चल रही है। सिर्फ मैं फ्लो आपको समझा रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे चल रही है, बस कोड वोड अभी बाद में करेंगे। वो कोड करना जो ना कोई मसले की बात नहीं है, कोड हो जाता है। सिंपल आपको फ्लो समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन रेक की चल कैसे रही है। एक डिव है index.html में, डिव के अंदर रेंडर क्या हो रहा है, ऐप रेंडर हो रहा है, ठीक है। देखो ये डिव है, डिव के अंदर रेंडर क्या हो रहा है, ऐप रेंडर हो रहा है। ऐप बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, एक अदद मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। और सिंपल आपने इसको क्या किया हुआ है यहाँ पे कुछ जो है ना HTML कुछ रिटर्न किए हुए। आपकी मर्जी है, XML के साथ कुछ रिटर्न कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट भेज सकते हो, आपकी मर्जी है। मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं प्रॉपर? देखें ये जो आपकी index.html है ना, index.html, इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक कंटेनर मौजूद है, सही है। सिर्फ एक कंटेनर मौजूद है, उस कंटेनर के अंदर पूरी एप्लीकेशन चल रही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ना, और यहाँ से इसको मैं फ्रैगमेंट बना दूँ और इसको आईडी दे दूँ। देखिए एक मसला तो ये है कि फ्रैगमेंट को आईडी में नहीं दे सकता, एक मसला ये।
दूसरा मसला ये है, ये वाली फाइल HTML की है, नॉट JSX। फ्रेगमेंट तो मुझे अलाउ कौन कर रहा था, JSX अलाउ कर रहा था। ये वाली फाइल कौन सी है, HTML की, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट आपके पास नहीं चलेगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अच्छा भाई, यहाँ तक यकीनन आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, और रिएक्ट के अंदर जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं कोशिश करो वो सारी चीज़ें आप लोग रिवीजन करके आओ, क्योंकि ये जो बेसिकली मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन रिएक्ट की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप लोगों को करवाया है फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसको स्लो कर दिया जाए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए आप लोग सारे ऑफ कर लो। अल्लाह हाफिज़।